सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज ऑनलाइन पर आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन, समाकलन। पिछली क्लास में आपने बीटा और गामा फंक्शन की परिभाषा पढ़ी, उन पर कुछ फॉर्मूले पढ़े, कुछ क्वेश्चंस भी किए। उसी से फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 14, इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ गामा 1/4 गामा 3/4। गामा 1/4 इंटू गामा 3/4 का मान ज्ञात कीजिए। आपने वो आयलर फंक्शनल इक्वेशन पढ़ी थी। क्या थी इक्वेशन ये? गामा एन गामा 1 - n बराबर पाई अपॉन साइन एन पाई। तब आप देखें जो आपका क्वेश्चन है बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है। तो यहाँ n बराबर क्या लिख देते हैं? 1/4 लिख देते हैं। n बराबर 1/4 रखने पर सब्स्टिट्यूटिंग n इक्वल टू 1/4 क्या आ जाएगा? गामा 1/4 गामा 1 - 1/4 गामा 3/4 और राइट साइड में आ गया पाई अपॉन साइन पाई/4। साइन पाई/4 आप जानते हैं 1/√2। तो ये कितना हो गया? ये हो गया आपके पास पाई√2। तो फाइनली यही वैल्यू आ गई। बिल्कुल फॉर्मूले ओरिएंटेड क्वेश्चन है, एकदम आसान। तो आपका ये क्वेश्चन हो गया। कितनी वैल्यू आ गई इसकी? पाई√2। क्वेश्चन नंबर 15, गामा 1/6 गामा 2/3 अपॉन गामा 1/3 का मान ज्ञात कीजिए। इवेल्यूएट द वैल्यू ऑफ गामा 1/6 गामा 2/3 अपॉन गामा 1/3। एक डुप्लीकेशन फार्मूला पढ़ा था आपने। डुप्लीकेशन फार्मूला क्या कहता है? गामा एम प्लस 1/2 दिस इक्वल टू √पाई अपॉन 2 टू दी पावर 2m-1 इंटू गामा 2m। तो जो आपको एक्सप्रेशन दे रखा है उसमें m बराबर 1/6 रख देते हैं आप। इसमें m बराबर 1/6 रखने पर पुटिंग द वैल्यू m इक्वल टू 1/6 क्या आ जाएगा? 1/6 रखने से यहाँ तो आ गया गामा 1/6 गामा 1/6 प्लस 1/2 1/6 प्लस 1/2। ये देख सकते हैं कितना हो गया अपने पास? 1/6 प्लस 3/6 4/6 यानी कि 2/3 हो गया। तो ये कितना हो गया? सेकंड एक्सप्रेशन हो गया ये गामा 2/3 दिस इक्वल टू √पाई अपॉन 2 टू दी पावर क्या लिखा है आपने? m बराबर 1/6 तो 2 इंटू 1/6 1/3 1/3 - 1 -2/3 तो 2 टू दी पावर -2/3 और गामा 2m यानी 2 इंटू 1/6 1/3 आ गया। गामा 1/3 को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आए। दिस इम्प्लाइज गामा 1/2 गामा 2/3 डिवाइडेड बाई गामा 1/3 कितना हो गया? √पाई और नीचे हो गया 2 टू दी पावर -2/3। इसको न्यूमरेटर में ले आए आप इंटू 2 टू दी पावर 2/3। तो यही आंसर आ गया। जो एक्सप्रेशन दे रखा था वो फॉर्म हो गया सीधा। बशर्ते कि आपको डुप्लीकेशन फार्मूला लर्न हो तो उसको देख के सीधे से आप इसमें आंसर आ रहा है। m बराबर 1/6 रखा और ये आ गया आंसर आपका। एग्जाम्पल 16, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू 8 - x³ होल पावर 1/3 dx का मान ज्ञात करो। इवेल्युएट द इंटीग्रेशन ऑफ x 8 - x³ होल पावर 1/3 dx लिमिट 0 to 1। ये लिमिट इसमें मिस्टेक हो रही है, लिमिट यहाँ 0 to 2 आएगी। मैं दोबारा लिख देता हूँ एक बार। गिवन इंटीग्रल दिया समाकल, ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू 8 - x³ पावर 1/3 dx लिमिट 0 to 2। जब अपन बीटा फंक्शन पढ़ते हैं, जब बीटा फंक्शन में आता है x टू दी पावर m-1 और 1 - x टू दी पावर n-1, यहाँ 8 - x³ है तो कोई सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। x इस तरह से लगाते हैं जैसे 1 - वेरिएबल यानी कि 1 - x या 1 - बाई टाइप हो जाए। तो यहाँ आप लिख देते हैं x³ इक्वल टू 8/। लेट x³ इक्वल टू 8/। Therefore x इक्वल टू 2 टू दी पावर 1/3 और therefore dx इक्वल टू 2/3 टू दी पावर -2/3 dy
अब ये वैल्यूज अपन इंटीग्रल में रख देते हैं। तो देखिए क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, एक्स के लिए लिख दिया 2/2 देन ब्रैकेट 8 - 8/1/3 dx के लिए लिख दिया 2/3 dy। अब लिमिट चेंज करते हैं, एट x = 0 y = 0, एट x = 2 y = 1। 2 होगा तो 2 और 2 कैंसिल, y⁻1/3 1 आ गया तो y बराबर 1 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं और 2 × 2/3 4/3, 8 ब्रैकेट से कॉमन लिया तो 8⁻1/3 वो 2 आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ y⁻1/3 और y⁻⁻2/3 तो हो गया y⁻⁻1/3 इंटू 1 - y⁻1/3 dy, लिमिट 0 to 1। अब इसको फिर थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, 8/3 इंटीग्रेशन ऑफ y⁻⁻1/3, इसको लिखा आपने 2/3 - 1, 2/3 - 1 -1/3, 1 y⁻1/3, 1/3 को लिखा आपने 4/3 - 1 dy, लिमिट 0 to 1। अब देखें, अब ये बीटा एम एन जो फंक्शन आता है उसी फॉर्म का आ गया, बीटा एम एन, ये इंटीग्रल होता है इंटीग्रेशन ऑफ x⁻m - 1 x⁻n - 1 dx, लिमिट 0 to 1। तो देखें, इससे कंपेयर करें आप, तो m के लिए तो क्या आ गया 2/3 और n के लिए क्या है 4/3, तो कितना बन गया फिर ये आपका फॉर्म हो गया 8/3 बीटा 2/3 4/3। और इसको फिर बीटा गामा फंक्शन में जो रिलेशन है उसकी सहायता से एक्सपेंड कर देते हैं। ये हो गया 8/3 गामा 2/3 गामा 4/3 अपॉन गामा 2/3 प्लस 4/3। बीटा एम एन, एक और रिलेशन पढ़ रखा है आपने बीटा गामा में संबंध क्या था, देखो वो फिर साइड में लिख रहा हूँ मैं, बीटा एम एन बराबर होता है गामा एम अपॉन गामा एम प्लस एन। तो वहाँ क्या था अपने पास, राइट साइड में जो आपके पास लिखा है वो था बीटा 2/3 4/3। तो बीटा 2/3 4/3 को क्या लिख दिया आपने, गामा 2/3 गामा 4/3 अपॉन गामा 2/3 प्लस 4/3। इसको सॉल्व करते हैं फिर आप, 8/3 एज इट इज, गामा 2/3 ऐसे कैसे रखा, 4/3 को आपने सॉल्व किया 1/3 गामा 1/3 अपॉन गामा 2/3 4/3 6/3 गामा 2 हो गया तो उसको गामा 2 लिख दिया। अब इसको और सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 8/3 इंटू 1/3 गामा 2/3 को लिख लिया आपने 1 - 1/3 और ये गामा 1/3 और नीचे 1 गामा 2 फैक्टोरियल 1 1 के इक्वल हो गया। अब ये कौन सा है, ये फिर जो फंक्शनल इक्वेशन पढ़ते हैं आप उसकी सहायता से, फंक्शनल इक्वेशन कौन सी है, गामा n गामा 1 - n दिस इक्वल टू पाई अपॉन साइन n पाई। तो अब ये इससे मिलता जुलता एक्सप्रेशन आ गया। फिर चेंज करते हैं आप उसे, यहाँ क्या है आपके पास गामा 1/3 गामा 1 - 1/3 तो एक इसके इक्वल हो गया, ये आपके पास आ गया है, आउटसाइड तो है 8/9 और ये पाई अपॉन साइन π/3। साइन π/3 कितना था, √3/2, तो ये हो गया 8π/9 अपॉन √3/2, 2 ऊपर पहुंच गया तो ये आ गया अपने पास 16/9 √3 पाई। ये आंसर आया 16/9 √3 पाई। दोबारा से देखते हैं स्टार्टिंग से, क्या था अपने पास क्वेश्चन, आपके पास क्वेश्चन था इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल x ब्रैकेट 8 - x³ पावर 1/3 dx लिमिट 0 to 2। तो पहले तो आपने इसको बीटा फंक्शन में कन्वर्ट किया,
कैसे, एक्स क्यू इक्वल टू 8 पुट किया, एक्स क्यू इक्वल टू 8 पुट करते ही किसके बराबर आ गया ये, एक्स क्यू इक्वल टू 8 एक्स इक्वल टू 2/2⁻1/3, उससे डी एक्स निकाला, एक्स और डी एक्स दोनों की वैल्यू पुट की, तो ये एक्सप्रेशन बन गया आपके पास 8/3 इंटीग्रेशन (-1/3 1 (-1/3 dy), और इसको फिर थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखा 8/3 इंटीग्रेशन ऑफ (2/3 -1 1 (-4/3 -1 dy लिमिट 0 to 1), ये बीटा 2/3 4/3 हो गया। इसको फिर आपने बीटा गामा में जो रिलेशन है बीटा एम एन बराबर होता है गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, उसकी सहायता से लिखा और फिर इसको थोड़ा सॉल्व किया, सॉल्व करते ही आपके पास आंसर आ गया 16 π/9√3। फिर आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 17, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन 1 + x⁻6 dx का मान ज्ञात करो। इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल एक्स अपॉन एक्स 1 + x⁻6 dx लिमिट 0 to ∞। एक और इंटीग्रल आपने पढ़ रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n-1 अपॉन 1 + x dx लिमिट 0 to ∞। किसके इक्वल है ये है π/sin ऑफ n π। जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल हैं जो आपने पढ़ रखे हैं पहले से, उनकी वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए, उन्हीं की सहायता से फिर जो और न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं उनको कन्वर्ट कर रहे हैं आप। तो देखिए क्या किया, यहाँ 1 + x होना चाहिए, यहाँ x⁻6 है, तो अपन सब्स्टिट्यूशन लगा देते हैं। क्या लगाया, लेट x⁻6 इक्वल टू बाई, देयरफॉर x इक्वल टू (1/6), और यू कैन से dx इक्वल टू 1/6 (-5/6 dy), ये आ गया आपका। आपने x⁻6 इक्वल टू y सब्स्टिट्यूट कर दिया, x इक्वल टू (1/6) आ गया, dx आ गया, वो वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो देयरफॉर गिवन इंटीग्रल किसके इक्वल हो गया, x के लिए लिख दिया आपने (1/6), नीचे हो गया 1 + dx को लिखा 1/6, वो आउटसाइड ले लिया, (-5/6 dy), ये आ गया 1/6 -5/6 -4/6, लिमिट वही 0 से इन्फाइनाइट, x बराबर 0 पर y इक्वल टू 0 और x टेंस टू इन्फाइनाइट पर y टेंस टू इन्फाइनाइट, ये आ गया। अब देखें ये कितना हो गया, 1/6 आउटसाइड, इंटीग्रेशन ऑफ (1/6 -5/6 -4/6 -2/3), तो -2/3 को क्या लिख सकते हैं आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो x⁻1/3 -1 अपॉन बाई, x की जगह बाई है यहाँ तो बाई लिखते हैं, (1/3 -1 अपॉन 1 + y dy लिमिट 0 to ∞। (2/3 आया, वो 1/3 -1 लिख दिया। अब इस इंटीग्रल से कंपेयर कर लिया तो कितना आ गया ये, 1/6 आउटसाइड, पाई अपॉन साइन ऑफ π/3, साइन π/3 कितना है फिर √3/2, तो वो वैल्यू रख देते हैं अपन √3/2, तो कितना आ जाएगा ये 1/6 × पाई अपॉन √3/2, तो 2/√3 हो गया, यानी फाइनली आ गया π/3√3, ये इसकी वैल्यू आ गई। बिल्कुल रूटीन क्वेश्चन, पहले आपने ये पहचाना कि भाई किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इंटीग्रेशन दे रखा था आपको, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 + x⁻6 dx लिमिट 0 to ∞, उसमें x⁻6 को बाई सब्स्टिट्यूट कर दिया, उससे ही आपका ये नोन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। कितना बन गया दिया इंटीग्रल, 1/6 इंटीग्रेशन ऑफ y⁻1/3 -1 अपॉन 1 + y dy, और ये आपने जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल लिखा है उसकी हेल्प से इसकी वैल्यू रख दी, छोटी सी कैलकुलेशन, π/3√3, ये आंसर आ गया। अब एक और रिजल्ट आ गया, गामा 1/n, गामा 2/n, गामा 3/n अप टू गामा n-1 अपॉन n, दिस इक्वल टू 2π/n-1/2 अपॉन √n। एक बार दोबारा लिख देता हूँ, ये आपको लर्न करके रखना है। गामा 1/n, गामा 2/n,
गामा 3/n डॉट 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 गामा n माइनस 1/n दिस इक्वल टू 2 पाई होल पावर n माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट n। जो फॉर्मूले कल लिखे थे वहाँ लिस्ट बनाई थी, एक ये फॉर्मूला बच गया था, एक और है थोड़ा बड़ा सा आ रहा है अभी, तो अपन प्रूफ नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट लर्न करके रखेंगे। अब आते हैं ये इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर m माइनस 1 e टू द पावर माइनस ax cos bx dx इक्वल लिमिट फ्रॉम 0 टू इन्फाइनाइट दिस इक्वल टू गामा m अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल पावर m/2 cos ऑफ m थीटा। यहाँ थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b अपॉन a। ये भी लर्न करके रखना होता है इसी स्टाइल से। ये है, अब सभी याद करने हैं वैसे तो, चलो एक प्रूफ कर देता हूँ। ये देखिए कैसे प्रूफ करते हैं। आपको क्या प्रूफ करना है एक बार मैं अपनी राइटिंग में भी लिख दूं। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर m माइनस 1 e टू द पावर माइनस ax cos bx dx लिमिट 0 टू इन्फाइनाइट किसके इक्वल है ये है आपके पास गामा m अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पावर m/2 इंटू कॉस ऑफ m थीटा वेयर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b अपॉन a। बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, इन पे न्यूमेरिकल आते हैं तो डायरेक्ट एक न्यूमेरिकल अभी अपन भी करेंगे इस पे। तो इन क्वेश्चंस को अपन ऐसे कैसे ही लर्न करके रखते हैं, फिर सारे ही लर्न करने हैं। कुछ अपन ने पहले प्रूफ किए थे, इसको और अपन प्रूफ करते हैं। देखिए गामा फंक्शन लेके चलते हैं। सिंस गामा m गामा n लिखते थे, यहाँ m दे रखा है इसलिए अपन गामा m लेके चल रहे हैं। गामा m इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बाई टू दी पावर m माइनस 1 e टू दी पावर माइनस बाई डी वाई लिमिट 0 टू इन्फाइनाइट। ये है आपका, ये गामा m के बराबर है। अब यहाँ क्या करते हैं अपन, सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। लेट बाई इक्वल टू z इंटू एक्स, देयरफॉर डी वाई बराबर z इंटू डी एक्स। जेड कॉन्स्टेंट है, जैसे ए बी इस तरह से होते हैं उस तरह से है। तो बाई इक्वल टू z डी एक्स आ गया। तो ये यहाँ वैल्यू रख दी आपने इसमें, तो कितना हो गया ये, देयरफॉर गामा m इक्वल टू बाई इक्वल टू जेड एक्स लिख दिया आपने। तो यहाँ कितना हो गया, जेड एक्स होल पावर m माइनस 1 e टू दी पावर माइनस जेड एक्स इंटू जेड डी एक्स और लिमिट 0 टू इन्फाइनाइट। बाई बराबर 0 पर x बराबर 0, जब बाई टेंस टू इन्फाइनाइट x टेंस टू इन्फाइनाइट। अब यहाँ से आ गया z टू दी पावर m माइनस 1 और z ये रहा, तो z टू दी पावर m आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर m माइनस 1 e टू दी पावर माइनस जेड एक्स डी एक्स लिमिट 0 टू इन्फाइनाइट। किसके बराबर चल रहा है, ये गामा m के इक्वल चल रहा है। ऐसा ही अपन ने वहाँ एक रिजल्ट भी प्रूफ किया था, वहाँ ax लिखा था, x इक्वल टू a बाई पुट किया था। अब यहाँ बाई लेके चले और अपन यहाँ ले आए। अब इसमें दोबारा लिखते हैं अपन, एक बार और लिख लेते हैं। गामा m अपॉन z टू दी पावर m दिस इक्वल टू x टू दी पावर m माइनस 1 e टू दी पावर माइनस जेड एक्स डी एक्स लिमिट 0 टू इन्फाइनाइट। ये स्टेप भी डायरेक्ट लिख सकते थे। डायरेक्ट क्यों लिख सकते थे, क्योंकि ये आपने पहले प्रूफ किया हुआ है जब गामा फंक्शन पढ़ रहे थे अपन ऐसा करते हैं, फिर रख देते हैं सपोज z इक्वल टू a माइनस आईटा b वेयर a इक्वल टू r cos थीटा एंड b इक्वल टू r sin थीटा। z बराबर a माइनस आईटा b सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और फिर इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, a इक्वल टू आर कॉस थीटा b इक्वल टू आर साइन थीटा। तो देयरफॉर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर आ जाएगा आर स्क्वायर और b अपॉन a लिखेंगे तब आ जाएगा आपके पास टेंजेंट थीटा। यह आप कह सकते हो r बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और थीटा बराबर हो जाएगा आपके पास टेन इनवर्स b अपॉन a।
तो ये जब भी आवश्यकता होगी इन वैल्यूज को अपन यूज कर लेंगे। दोबारा से देखें एक बार स्टार्टिंग से। अब क्या है, गामा एम लेके चले। गामा एम बराबर लिखा आपने बाई टू दी पावर एम माइनस वन ई टू दी पावर माइनस बाई डी बाई, और बाई बराबर फिर आपने जेड एक्स पुट कर दिया, और जेड एक्स पुट किया तो डी वाई बराबर जेड डी एक्स आ गया, ये यहाँ रख दिया। तो इससे अपने पास फाइनली ये आ गया गामा एम अपॉन जेड टू दी पावर एम बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर एम माइनस वन ई टू दी पावर माइनस जेड एक्स डी एक्स, लिमिट फ्रॉम जीरो टू इन्फाइनाइट। ये वैल्यू आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे। डायरेक्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब गामा अपन फंक्शन पढ़ रहे थे तब वहाँ जेड इक्वल टू ए बाई रख के ये अपने प्रूफ किया था, वहाँ भी रिजल्ट दे रखा है, आप देखेंगे। अब जेड बराबर ए माइनस आईटा भी रख दिया, जेड बराबर ए माइनस आईटा भी, तो यहाँ ले लेते हैं, कितना आ जाएगा ये गामा एम अपॉन ए माइनस आईटा बी होल पावर एम, और राइट साइड में कितना हो गया, ये राइट साइड में हो गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर एम माइनस वन ई टू दी पावर माइनस एक्स, जेड के लिए लिख दिया ए माइनस आईटा बी डी एक्स, और लिमिट जीरो टू इन्फाइनाइट। अब अगले स्टेप में क्या किया, ए माइनस आईटा बी के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर आएगा अपने पास गामा एम ऐसे कैसे, ए प्लस आईटा बी होल पावर एम, और नीचे ये हो गया ए माइनस आईटा बी इंटू ए प्लस आईटा बी, और होल पावर एम आपके पास चल ही रहा है ये। और राइट साइड में देखें, राइट साइड में आपने ऐसे कैसे लिखा, एक्स टू दी पावर एम माइनस वन ई टू दी पावर माइनस ए एक्स इंटू ई टू दी पावर आईटा बी एक्स डी एक्स, लिमिट जीरो टू इन्फाइनाइट। माइनस एक्स ब्रैकेट ए माइनस आईटा बी, इसको लिख लिया आपने माइनस ए एक्स माइनस माइनस प्लस आईटा बी एक्स, बेस सेपरेट करके दो टर्म में लिख दिया। अब देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हो गया गामा एम अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल पावर एम। अच्छा, यहाँ ए प्लस आईटा बी, यहाँ ए और बी के लिए आर कॉस थीटा आर साइन थीटा लिख दिया, तो हो गया आर ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आईटा साइन थीटा और होल पावर एम। अब राइट साइड वाली देखा आपने, राइट साइड में क्या है, राइट साइड में इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर एम माइनस वन ई टू दी पावर माइनस ए एक्स इंटू ई टू दी पावर आईटा बी एक्स, ये आयलर फंक्शन यूज कर लिया, कॉस बी एक्स प्लस आईटा साइन बी एक्स डी एक्स, लिमिट जीरो टू इन्फाइनाइट। ये अपन आयलर फंक्शन जानते हैं पहले से, ई टू दी पावर आईटा एक्स क्या होता है, कॉस एक्स प्लस आईटा साइन एक्स, तो उससे ई टू दी पावर आईटा बी एक्स को एक्सपेंड कर दिया। अब यहाँ देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में गामा एम और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आर स्क्वायर लिख दिया, तो आर टू दी पावर टू एम हो गया। ये ऊपर आर टू दी पावर एम कॉमन आ गया, और साथ साथ इसमें डी मोइवर थ्योरम अप्लाई कर दी, दमाइवर प्रमेय, कॉस ऑफ एम थीटा प्लस आईटा साइन ऑफ एम थीटा, ये हो गया। और राइट साइड में इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर एम माइनस वन ई टू दी पावर माइनस ए एक्स, और ये कॉस बी एक्स, दो इंटीग्रल बना देते हैं, चलो अगले स्टेप में लिख देंगे, कॉस बी एक्स प्लस आईटा साइन बी एक्स डी एक्स, लिमिट जीरो टू इन्फाइनाइट। ये आ गया आपके पास। अब देखिए क्या हुआ, ऊपर आर टू दी पावर एम नीचे आर टू दी पावर टू एम, तो आर टू दी पावर एम कैंसिल होके नीचे आर टू दी पावर एम आ गया, वो लिख देते हैं। अब दो टर्म बना देते हैं इसको, दिस इम्प्लाइज एम अपॉन आर टू दी पावर एम कॉस ऑफ एम थीटा प्लस आईटा टाइम्स, ऐसे ही लिखते हैं, अभी दो टर्म छोड़ देते हैं, आईटा टाइम्स साइन ऑफ एम थीटा, और राइट साइड में कितना हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर एम माइनस वन ई टू दी पावर माइनस ए एक्स कॉस ऑफ बी एक्स प्लस आईटा टाइम्स साइन ऑफ बी एक्स डी एक्स। अब ये दो कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन हो गई, लिमिट जीरो टू इन्फाइनाइट है।
अब दोनों तरफ ऐसा करते हैं, रियल पार्ट की इक्वल कर देते हैं, इमेजिनरी पार्ट की इक्वल कर देते हैं। तो पहले राइट साइड वाला लिखते हैं, कंपेयरिंग बोथ द साइड, दोनों पक्षों में तुलना करने पर, या कह सकते हैं इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो क्या आएगा, रियल पार्ट राइट साइड में लिखा x टू दी पावर m-1 e टू दी पावर -ax cos ऑफ bx dx लिमिट 0 टू इन्फाइनाइट। तो इससे लेफ्ट साइड का जो रियल पार्ट है वो देखें क्या आ रहा है, m/r टू दी पावर m, r बराबर क्या है a² + b² अंडर रूट में, तो उसको लिख दिया a² + b² पावर 1/2, और चूंकि पावर m है तो ये m/2 हो गया, और ये आ गया cos ऑफ m थीटा। और इस ये तो आपका रियल पार्ट आ गया। ये तो आपका ये गामा m चल रहा था, गामा m, तो यहाँ भी गामा m आएगा। इसी तरह फिर इमेजिनरी पार्ट ले लेते हैं, इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट x टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर m-1 e टू दी पावर -ax साइन ऑफ bx dx लिमिट 0 टू इन्फाइनाइट, दिस इक्वल टू गामा m अपॉन a² + b² पावर m/2 साइन ऑफ m थीटा। यहाँ m थीटा क्या, थीटा क्या है, वेयर थीटा इक्वल टू, अभी लिखा था थोड़ी देर पहले आपने, tan इनवर्स b/a। तो ये आपका प्रूफ हो गया। सारे लेंदी प्रूफ हैं, इसलिए इनको प्रूफ करने से अपन बचते हैं, लेकिन एक दो तो अपन करते ही हैं। तो जो पहले किया था दोबारा से देख लें एक बार, क्या था अपने पास। एक बार मैं रिजल्ट बता देता हूँ क्या था। अपने पास था इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर m-1 e टू दी पावर -ax cos bx dx लिमिट फ्रॉम 0 टू इन्फाइनाइट इक्वल टू गामा m अपॉन a² + b² पावर m/2 cos ऑफ m थीटा, वेयर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b/a। और बिल्कुल यही नीचे लिखा था, कोसाइन की जगह साइन ऑफ एंगल आ गया था। तो इसको आपने कैसे प्रूफ किया है, स्टेप बाय स्टेप, वो दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपने गामा m की वैल्यू लिखी, फिर x को ax कह दो, या यहाँ पर ने क्या किया, बाई की टर्म में लिखा था और बाई को zx पुट कर दिया, तो उससे अपने पास ये आ गया। फिर यहाँ से गामा m अपॉन z टू दी पावर m, दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर m-1 e टू दी पावर -zx dx लिमिट 0 टू इन्फाइनाइट। ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, क्योंकि गामा फंक्शन जब अपन पढ़ रहे थे तब उसके बाद एक ये प्रूफ किया था आपने। फिर यहाँ क्या किया आपने, z इक्वल टू a माइनस आइटा बी, z को a माइनस आइटा बी लिख दिया। z कोई भी कांस्टेंट है, a और b ये भी कांस्टेंट है, इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख दिया। फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्म की पोलर फॉर्म लिख दी, पोलर फॉर्म यानी कि a इक्वल टू r cos थीटा, b इक्वल टू r sin थीटा लिख दिया। वो आप सभी जानते हैं, a इक्वल टू r cos थीटा, b इक्वल टू r sin थीटा है, तो r बराबर आता है √a² + b² और थीटा आता है tan इनवर्स b/a। ये रख दिया आपने दोनों साइड में, और दोनों साइड में रख दिया। फिर a माइनस बी आइटा पावर a माइनस आइटा बी होल पावर m, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, और नेक्स्ट स्टेप में पोलर फॉर्म लिख दी। और पोलर फॉर्म लिखने के साथ साथ डी मोइवर्स थ्योरम भी अप्लाई कर दी। डी मोइवर मैं समझता हूँ सभी को लर्न होगी, मैं साइड में लिख देता हूँ। फिर डी मोइवर्स थ्योरम, डी मोइवर्स थ्योरम क्या होती है, cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा होल पावर m, ये बराबर होता है cos ऑफ m थीटा प्लस आइटा साइन ऑफ m थीटा। और m क्या है, m कोई भी रेशनल नंबर है, फॉर ऑल m बिलोंग्स टू q। ये अपन वहाँ पढ़ के आए होंगे एक कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ। तो ये डी मोइवर्स यूज कर ली, और डी मोइवर्स यूज करने के बाद दोनों साइड में दो एक्सप्रेशन आ गए। दोनों कैसे थे, कॉम्प्लेक्स वाले, तो कंपेयर कर लिया, रियल पार्ट के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। तो उससे आपके पास दो इंटीग्रल आ गए, इंटीग्रेशन ऑफ ये x टू दी पावर m-1 e टू दी पावर -ax cos bx dx लिमिट फ्रॉम 0 टू इन्फाइनाइट, ये बराबर आया गामा m अपॉन a² + b² होल पावर m/2 cos ऑफ m थीटा। थीटा क्या था, थीटा बराबर tan इनवर्स b/a। और जब इमेजिनरी पार्ट लिया तब इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर m-1 e टू दी पावर -ax sin bx dx लिमिट फ्रॉम 0 टू इन्फाइनाइट,
दिस इक्वल टू गामा एम अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पावर एम बाई टू साइन ऑफ एम थीटा। तो ये दो एक्सप्रेशन आ गई। तो इस तरह से आपके दो इंटीग्रल हुए। अभी एक दो इंटीग्रल और इन्हीं पे डिपेंड, फिर न्यूमेरिकल लेते हैं। फिर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर एम माइनस वन कॉस ऑफ बी एक्स डी एक्स लिमिट 0 टू इन्फाइनाइट इक्वल टू गामा एम अपॉन बी टू दी पावर एम कॉस एम पाई बाई टू। तो देखिए जो पहले लिखा था उसी को दोबारा लिखता हूँ। क्या था पहले? एक्स टू दी पावर एम माइनस वन ई टू दी पावर माइनस ए एक्स कॉस ऑफ बी एक्स डी एक्स लिमिट 0 टू इन्फाइनाइट। किसके बराबर था ये था गामा एम अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पावर एम बाई टू इंटू कॉस ऑफ एम थीटा। और थीटा बराबर क्या था अपने पास? जहाँ थीटा बराबर टेन इनवर्स बी अपॉन ए था, ये था आपका। अब इसकी सहायता से ये वाला लेना है। आप देख सकते हैं ए वाली टर्म नहीं दिखाई दे रही कहीं भी, तो इसमें ए बराबर 0 रख देते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग ए इक्वल टू 0, ए बराबर 0 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड हो गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर एम माइनस वन ई टू दी पावर 0 एक्स ई टू दी पावर 0 1 हो गया। फिर आ गया अपने पास कॉस ऑफ बी एक्स इंटू डी एक्स लिमिट 0 टू इन्फाइनाइट। राइट साइड में देखते हैं गामा एम अपॉन 0 प्लस बी स्क्वायर पावर एम बाई टू, 0 प्लस बी स्क्वायर पावर एम बाई टू बी टू दी पावर एम हो गया। कॉस ऑफ एम थीटा, ए बराबर 0 लिखेंगे तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा? टेन इनवर्स बी अपॉन 0, टेन इनवर्स बी अपॉन 0 टेन इनवर्स इन्फाइनाइट, टेन इनवर्स इन्फाइनाइट कितना होता है? पाई बाई टू। तो कॉस ऑफ एम पाई बाई टू यही लिखा हुआ है आपके पास, ऊपर देख सकते हैं आप। एक्स टू दी पावर एम माइनस वन कॉस बी एक्स डी एक्स इक्वल टू गामा एम अपॉन बी टू दी पावर एम कॉस एम पाई बाई टू। और यही जब दूसरे वाले इंटीग्रल में लिखेंगे ए बराबर 0 तो दूसरा वाला आ जाएगा, वो भी लिख देता हूँ, साइन वाला आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर एम माइनस वन साइन ऑफ बी एक्स डी एक्स लिमिट 0 टू इन्फाइनाइट दिस इक्वल टू गामा एम अपॉन बी टू दी पावर एम साइन ऑफ एम पाई बाई टू। ये आ गया। तो ये इंटीग्रल, एक इंटीग्रल और देखते हैं इसी तरह का। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ बी एक्स टू दी पावर 1 बाई एन डी एक्स इक्वल लिमिट फ्रॉम 0 टू इन्फाइनाइट इक्वल टू गामा एन प्लस 1 अपॉन बी टू दी पावर एन कॉस एन पाई बाई टू। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ बी एक्स टू दी पावर 1 बाई एन डी एक्स लिमिट 0 टू इन्फाइनाइट। यहाँ अपन ऐसा करते हैं, सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। सब्स्टिट्यूशन ले लेते हैं। लिमिट ऑफ एक्स टू दी पावर 1 बाई एन इक्वल टू बाई, देयरफॉर एक्स इक्वल टू बाई टू दी पावर एन, या डी एक्स इक्वल टू एन बाई टू दी पावर एन माइनस वन डी बाई। तो ये यहाँ सब्स्टिट्यूशन लगा दिया आपने। अब इसमें x और dx की वैल्यू रख देते हैं। तो कितना बन गया ये? इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ b बाई dx, dx के लिए क्या लिख दें? n बाई टू दी पावर n माइनस वन डी बाई लिमिट 0 टू इन्फाइनाइट। x बराबर 0 पर y बराबर 0 और x टेंस टू इन्फाइनाइट पर y टेंस टू इन्फाइनाइट। अब यहाँ से क्या किया? n आउटसाइड ले लिया। इंटीग्रेशन ऑफ y टू दी पावर n माइनस वन कॉस ऑफ b बाई डी बाई लिमिट 0 टू इन्फाइनाइट। ये तो जान पहचान वाला दिख गया। क्या था अभी? देखिए पीछे आपने लिखा था इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर एम माइनस वन कॉस ऑफ बी एक्स डी एक्स गामा एम अपॉन बी टू दी पावर एम कॉस एम पाई बाई टू। तो इसी की हेल्प से लिख देते हैं आप। क्या जाएगा? बाई टू दी पावर एन माइनस वन है, तो इसको आप क्या लिख देंगे? एन इंटू गामा एन अपॉन बी टू दी पावर एन, और ये था कॉस ऑफ एन पाई बाई टू। एन गामा एन कितना हो गया? ये गामा एन प्लस वन हो गया।
गामा n प्लस 1 अपॉन b टू दी पावर n इंटू कॉस ऑफ n पाई बाई 2। तो ये आपका आंसर आ गया, यही लिखा है ऊपर देख सकते हैं, गामा n प्लस 1 अपॉन b टू दी पावर n कॉस ऑफ n पाई बाई 2। तो इस तरह से ये इंटीग्रल आपका ये हुआ। तो जो मेन इंटीग्रल हैं ये सभी आपको लिखने की कोशिश की है, तो इनको आप लर्न करेंगे और एक बार अपनी राइटिंग में सबको प्रूफ करेंगे। प्रूफ करेंगे तो जल्दी लर्न हो जाएंगे। और सभी बुक्स, जो भी बुक्स हैं आपके पास, सभी में ये दे रखें। अब ये क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन 18, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू ई टू दी पावर माइनस 4x साइन 3x dx लिमिट 0 टू इन्फाइनाइट। दोबारा लिखता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर 3 ई टू दी पावर माइनस 4x साइन 3x dx लिमिट 0 टू इन्फाइनाइट। अभी थोड़ी देर पहले आपने एक रिजल्ट प्रूफ किया था, वो मैं रिजल्ट लिखता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर m माइनस 1 ई टू दी पावर माइनस ax साइन bx dx लिमिट 0 टू इन्फाइनाइट। ये किसके बराबर लिखा था? ये आपने लिखा था गामा m अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पावर m बाई 2, और फिर ये आ गया था साइन ऑफ m थीटा। ये था आपके पास रिजल्ट। तो इससे ही कंपेयर कर लेते हैं अपन। अगर कंपेयर करें तो m माइनस 1 के लिए 3 लिखा है, a के लिए माइनस 4 लिखा है, b के लिए भी 3 लिखा है। तो बस, और थीटा अपने पास था, थीटा क्या था? थीटा अपने पास यहाँ था tan इनवर्स b अपॉन a, तो वही अपन यहाँ लिख देंगे। तो बस कंपेयर करके डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, देखें, या एक बार मैं लिख देता हूँ। इस समाकल में a बराबर, पहले तो m लिखते हैं, m इक्वल टू 4, क्योंकि आपके यहाँ क्या लिखा है क्वेश्चन में x3, यहाँ m माइनस 1 था, तो m माइनस 1 इक्वल टू 3, m इक्वल टू 4 आ गया। a इक्वल टू, यहाँ क्या था, माइनस 4x, तो a इक्वल टू 4 आ गया। और b बराबर 3 रखने पर ये रख दिया आपने, सीधा सीधा इंटीग्रल है, वही लर्न करना था आपको। तो कितना हो गया ये, इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 4 माइनस 1 3 ई टू दी पावर माइनस 4x, और ये साइन 3x dx लिमिट 0 टू इन्फाइनाइट। तो यहाँ लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे गामा m कितना है 4, तो यहाँ गामा 4 लिख दिया आपने। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a बराबर 4 b बराबर 3, तो 4 स्क्वायर 16 प्लस 9 25, तो ये 25 पावर m बाई 2 यानी कि 4 अपॉन 2 हो गया। और ये साइन ऑफ m थीटा, m कितना था अपने पास 4, तो 4 थीटा ये आ गया। और दोबारा से लिख दें इसको, तो गामा 4 ये तो 6 हो गया 3 फैक्टोरियल, और 25 स्क्वायर ये 625 हो गया। साइन ऑफ 4 थीटा, अब थीटा बराबर क्या है, थीटा बराबर लिख देते हैं, थीटा बराबर tan इनवर्स b अपॉन a, यानी b कितना था अपने पास 3 अपॉन 4। तो ये आपका आंसर आ गया। देख सकते हैं कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ये 4th ऑप्शन ही दिखाई दे रहा है, 6/625 साइन 4 थीटा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। तो ये आंसर आ गया आपका सीधा। फाइनली ये हुआ, ये जो क्वेश्चन लिख रखा था आपने इस इंटीग्रल पे डिपेंड था, तो इसलिए ये इंटीग्रल अपन लर्न होगा तो सीधे सीधे ओवरऑल आप इसमें वैल्यू रख सकते हैं, m बराबर 4, a बराबर 4, b बराबर 3, और सीधा इंटीग्रल देख लेंगे कौन सा रिलेट हो रहा है। और थीटा बराबर tan इनवर्स b अपॉन a था, b बराबर 3 4, तो tan इनवर्स 3/4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स क्यू dx लिमिट 0 टू इन्फाइनाइट का मान है। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल एक्स ई अंडर रूट एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स क्यू dx लिमिट 0 टू इन्फाइनाइट, इसकी वैल्यू पूछी है।
अपन जो फंक्शन लिखते हैं गामा फंक्शन, उसमें e टू दी पावर माइनस एक्स आता है, यहाँ e टू दी पावर माइनस एक्स क्यू है, तो यही है। अपन इसको एक ही सिंगल टर्म में एज्यूम कर लेते हैं। तो सपोज करते हैं, सपोज एक्स क्यू बराबर बाई, देयरफॉर एक्स बराबर बाई टू दी पावर 1/3, देयरफॉर डी एक्स बराबर हो गया 1/3 बाई टू दी पावर माइनस 2/3 डी बाई। जो भी इंटीग्रल दे रखा होता है उसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जिसकी वैल्यू अपने पास है। तो इस इंटीग्रल को अपन लिख देते हैं फिर। हाँ, तो कितना आ गया, यहाँ x की वैल्यू रूट एक्स टू दी पावर हाफ, x बराबर क्या है बाई टू दी पावर 1/3, पावर हाफ लगा दिया तो ये हो गया बाई टू दी पावर 1/6, ई टू दी पावर माइनस बाई डी एक्स को लिख दिया 1/3 बाई टू दी पावर माइनस 2/3 डी बाई। ये 1/3 आउटसाइड ले लिया आपने, लिमिट 0 टू इन्फाइनाइट वही रहेगा। 1/6 माइनस 2/3, 1/6 माइनस 2/3 यानी कि माइनस 4/6 माइनस 3/6 माइनस 1/2, तो हो गया बाई टू दी पावर माइनस 1/2 ई टू दी पावर माइनस बाई डी बाई, लिमिट 0 टू इन्फाइनाइट। ये हो गया, और दोबारा लिख दें इसको, ये हो गया 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ वाई टू दी पावर, अपने जो मेन इंटीग्रल है उसमें x टू दी पावर n-1 m-1 टाइप होता है, तो यहाँ लिख देते हैं इसको 2/3 -1 ई टू दी पावर माइनस बाई डी बाई, लिमिट 0 टू इन्फाइनाइट। तो कितना हो गया फिर, ये 1/3 और ये गामा 2/3, 1/2 आएगा, ये 1/2 आएगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये 1/2 -1 और ये गामा 1/2 हो गया। और गामा 1/2 किसके बराबर है, √π/3। तो देखें कौन सा आंसर आ गया, √π/3 सेकंड आंसर आ गया। बिल्कुल रूटीन क्वेश्चन क्या था, दोबारा पढ़ लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ √x ई टू दी पावर माइनस एक्स क्यू डी एक्स, लिमिट 0 टू इन्फाइनाइट। तो ई टू दी पावर माइनस एक्स क्यू दे रखा था, एक्स क्यू इक्वल टू बाई सब्स्टिट्यूट कर दिया आपने, एक्स क्यू इक्वल टू बाई, एक्स इक्वल टू बाई टू दी पावर 1/3, डी एक्स इक्वल टू 1/3 बाई टू दी पावर माइनस 2/3 डी बाई। तो बस वो वैल्यू रख दी, और रखने के बाद ये बन गया आपके पास 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ बाई टू दी पावर 1/2 -1 ई टू दी पावर माइनस बाई डी वाई, जो कि लिमिट 0 टू इन्फाइनाइट, ये गामा 1/2 है, और गामा 1/2 किसके बराबर होता है, √π। तो सीधा सीधा √π/3 आंसर आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x² ब्रैकेट 1 - x³ dx, लिमिट 0 टू 1। तो ये तो आपको देखो इस तरह से दिखाई दे रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर m-1 1 - x टू दी पावर n-1 dx, लिमिट 0 टू 1। ये किसके बराबर होता है, ये बीटा mn के बराबर होता है। तो बस इसी को काम में ले लेते हैं। तो दिया समाकल, गिवन इंटीग्रल डायरेक्ट लिख सकते हैं, मैं स्टेप बढ़ा के लिख रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 3 - 1 1 - x टू दी पावर 4 - 1 dx, लिमिट 0 टू 1। तो ये किसके बराबर हो गया, ये बीटा 3,4 हो गया। और बीटा 3,4 को क्या लिख देंगे आप, गामा 3 गामा 4 अपॉन गामा 3 + 4। तो गामा 3 कितना हो गया, गामा 3 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर हो गया, गामा 4 3 फैक्टोरियल 6 के बराबर हो गया, और गामा 7 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल कितना है, ये 6 फैक्टोरियल 720। अपन इस तरह से लिख देते हैं 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो 6 कैंसिल, 2 कैंसिल हो गई, तो ये 1/60 आ गया। तो देखें कौन सा आंसर दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन आ गया 1/60। सीधा डायरेक्ट आपने देखा, फॉर्मूले से ही देखते ही पता पड़ रहा था, ये तो बीटा 3,4 है, और बीटा 3,4 उसको गामा फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया, गामा 3 गामा 4 अपॉन गामा 7।
सभी की वैल्यू रख दी, छोटी सी कैलकुलेशन, 1/60 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 21, इंटीग्रेशन ऑफ 10 to the power nx dx लिमिट 0 to π/2। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, किसके बराबर है, π/2 sec n π/2। लेकिन एक बार प्रूफ कर लेते हैं इसको। गिवन इंटीग्रल दिया, समाकल क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 10 to the power nx dx लिमिट 0 to π/2। 10x को लिखा आपने sin x अपॉन cos x, तो किसके इक्वल हो गया, ये हो गया अपने पास sin टू दी पावर nx अपॉन cos टू दी पावर nx, यानी कि cos टू दी पावर माइनस nx dx लिमिट 0 to π/2, ये हो गया। अब जो अपने पास फॉर्मूला है गामा फंक्शन वाला वो लगा दिया। ये तो हो गया गामा n प्लस 1/2 गामा माइनस n प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा n माइनस n प्लस 2 अपॉन 2। गामा n प्लस 1/2 इसको तो ऐसे के ऐसे रखा रहने दिया, और जो माइनस n प्लस 1 है उसको लिखा आपने गामा 1 माइनस n प्लस 1/2, और नीचे 2 इंटू गामा 1 आ गया, गामा 1 फिर 1 के बराबर लिख देंगे। ये कितना आ गया, गामा n प्लस 1/2 इंटू गामा 1 माइनस n प्लस 1/2। 2 एलसीएम लेंगे तो 2 माइनस n माइनस 1 n की 1 माइनस n, वही आ जाएगा जो ऊपर आ रहा है। और इसको फिर आयलर फंक्शन यूज कर लिया। आयलर फंक्शनल इक्वेशन क्या है, गामा n गामा 1 माइनस n इक्वल टू पाई अपॉन साइन n पाई, ये है। और वहाँ क्या है अपने पास, n के लिए n प्लस 1 है, तो इसके लिए क्या लिख देंगे आप, ये 1/2 आउटसाइड पाई अपॉन साइन ऑफ n/2 प्लस 1/2 पाई, ये हो गया। इसको लिख दिया आपने, ये पाई अपॉन 2 अपॉन साइन π/2 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो यहाँ हो गया अपने पास कॉस ऑफ n π/2। ये क्या है, साइन n π/2 प्लस π/2, साइन π/2 प्लस एंगल कॉस ऑफ एंगल होता है, तो ये अपने पास हो गया π/2 सेक ऑफ n π/2। स्टैंडर्ड रिजल्ट है और काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है ये, तो इसको अपन करके रखेंगे। एक बार देख लेते हैं स्टार्टिंग से। इंटीग्रेशन ऑफ 10 टू दी पावर nx dx लिमिट 0 टू π/2। 10 को लिखा आपने साइन अपॉन कॉस, तो ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू दी पावर nx कॉस टू दी पावर माइनस nx dx लिमिट 0 टू π/2। ये जो गामा फार्मूला है आपके पास गामा फंक्शन वाला, वो डायरेक्ट अप्लाई कर दिया। साइन टू दी पावर n को n और कॉस टू दी पावर माइनस n, m के लिए n था, n के लिए माइनस n, तो कितना हो गया, गामा n प्लस 1/2 गामा माइनस n प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा n माइनस n प्लस 2 अपॉन 2। अब गामा n प्लस 1/2 एज इट इज रखा, और माइनस n प्लस 1/2 है उसको लिख दिया गामा 1 माइनस n प्लस 1/2 अपॉन 2। और ये फिर इसको आयलर फंक्शन इक्वेशन काम में ले ली, वो आ गया पाई अपॉन साइन n प्लस 1/2 ब्रैकेट पाई जो n/2 प्लस 1/2 पाई हो गया। साइन π/2 प्लस एंगल कॉस ऑफ एंगल होता है, तो ये कॉस ऑफ n π/2 आ गया डिनोमिनेटर में, π/2 एज इट इज रहा। 1 अपॉन कॉस ऑफ एंगल को सेक ऑफ एंगल लिख दिया, तो ये आपका आंसर आ गया। तो कौन सा आंसर रहा जो क्वेश्चन दे रखा था उसमें, देखें फिर सेकंड ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन है पहले वाला जो अभी लिखा था, उसी को न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी है। क्या था अपने पास, इंटीग्रेशन ऑफ 10 टू दी पावर nx dx लिमिट 0 टू π/2, किसके बराबर था ये था π/2 सेक ऑफ n π/2। तो इसमें क्या कर दिया आपने, यहाँ n बराबर 1/2 रखने पर, वही क्वेश्चन है, n बराबर 1/2 रख दिया तो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 10 टू दी पावर 1/2x dx लिमिट 0 टू π/2, ये बराबर आ गया π/2 सेक ऑफ π/4। और सेक π/4 आप जानते हैं, सेक π/4 √2,
तो वो लिख दिया आपने π/2 इंटू √2 यानी π/√2। तो π/√2 कौन सा, फिर सेकंड आंसर आ गया। यानी पहले वाला इंटीग्रल आपको लर्न करके रखना पड़ेगा, उसमें n बराबर 1/2 रखा तो ये आ गया। 1/2 रख सकते हैं, 1/3 भी रख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल 23, इंटीग्रेशन ऑफ x² e⁻ (x⁴) dx लिमिट 0 टू इन्फिनिट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e⁻ (x4) dx लिमिट 0 टू इन्फिनिट। दो इंटीग्रल दे रखे हैं तो दोनों को अपन अलग अलग लिख लेते हैं एक बार। I1 एज्यूम कर लिया, सपोज I1 बराबर x² e⁻ (x⁴) लिमिट 0 टू इन्फिनिट, और साथ साथ यहीं चलने देते हैं I2। ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डॉट पहला इंटीग्रल डॉट दूसरा इंटीग्रल। तो दूसरा इंटीग्रल क्या है, e⁻ (x⁴) dx लिमिट 0 टू इन्फिनिट, ये हैं। तो दोनों में e⁻ (x⁴) एक फैक्टर के फॉर्म में दे रखा है। आप जानते हैं गामा फंक्शन अपने पास कौन सा था, गामा फंक्शन अपने पास होता है गामा n इंटीग्रेशन ऑफ (x⁻n - 1) e⁻ (x) dx लिमिट 0 टू इन्फिनिट, ये होता है अपने पास। लेकिन यहाँ क्या दे रखा है, e⁻ (x⁴) है, तो x⁴ को अपन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सपोज x⁴ बराबर बाई, देयरफॉर x बराबर (y⁴) और देयरफॉर डिफरेंशिएट कर दिया इसको, dx बराबर 1/4 (3/4) dy। तो ये x⁴ आपने बाई पुट कर दिया और से फिर x और dy की वैल्यू रख देते हैं, दोनों इंटीग्रल आपके सॉल्व हो जाएंगे। देखिए यहाँ रखते हैं पहले x², x बराबर क्या है, (1/4), तो x² कितना हो गया, (2/4) यानी कि 1/2 हो गया, e⁻ (y) हो गया, dx 1/4 आउटसाइड रख दिया और (3/4) dy आ गया। ये 3/4 लिखा आपने। अब देखें, और लिमिट 0 से इन्फिनिटी रहेगी, तो ये 1/4 आउटसाइड, (1/2 - 3/4) यानी कि -1/4 आ गया। तो (2 - 1/4) इसको ऐसे कैसे लिखा, और e⁻ dy लिमिट 0 टू इन्फिनिट। और ये सेकंड वाला कैसे आ गया, 1/4 आउटसाइड आ गया, और ये आ गया (2 - 3/4) e⁻ dy लिमिट 0 टू इन्फिनिट। बस अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये तो क्या है, -1/4 है, ये तो 1 - 3/4 लिख देंगे और इसको 1 - 1/4 लिख देंगे। तो देयरफॉर I1 इंटू I2, 1/4 वो तो 1/16 हो गया, और ये कितना बन गया, ये तो हो गया आपके पास (2 - 1/4) यानी कि इसको लिखा 3/4 - 1 e⁻ dy लिमिट 0 टू इन्फिनिट, इंटू ये हो गया (2 - 3/4), इसको लिखा आपने 1/4 - 1 e⁻ dy लिमिट 0 टू इन्फिनिट। अब तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, 1/16 ये तो हो गया गामा 3/4 और वो हो गया गामा 1/4। फिर वही आयलर फंक्शनल इक्वेशन, ये 1 - 1/4 है, एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, 1/16 गामा 1 - 1/4 गामा 1/4, तो ये कितना हो गया 1/16 π/sin 1/4 पाई यानी कि π/4, और sin π/4 आप जानते हैं 1/√2 होता है, तो वही लिख देते हैं फिर 1/16 π/1/√2 यानी √2 ऊपर आ गया तो कितना बन गया ये π√2/16, और सॉल्व करना चाहें तो π/8√2, ये आंसर आ गया। बिल्कुल रूटीन क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन दे दिए थे एक साथ,
तो दोनों में आपने क्या किया, e टू दी पावर माइनस x4 जो दे रखा था, e टू दी पावर माइनस x4, इसी को चेंज किया, e टू दी पावर माइनस बाई बना दिया इसको, और अपने आप वो गामा फंक्शन में कन्वर्ट हो गए। तो इस तरह से ये इंटीग्रल किसके बराबर आ गया आपके पास, पाई अपॉन 8√2 के बराबर आ गया। दोबारा से देख लेते हैं। इंटीग्रल, दो इंटीग्रल दे रखे थे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर माइनस x4 dx लिमिट 0 टू इन्फाइनाइट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर माइनस x4 dx लिमिट 0 टू इन्फाइनाइट। तो दोनों में आपने क्या किया, x टू दी पावर 4 इक्वल टू बाई पुट कर दिया। और वो क्यों पुट कर दिया, क्योंकि ये अपन ने लिखा अभी गामा एन आप जानते हैं अच्छी तरह से, इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n माइनस 1 ई टू दी पावर माइनस x dx लिमिट 0 टू इन्फाइनाइट ये होता है। तो यहाँ x के लिए x4 था, तो x4 को अपन ने सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए x टू दी पावर 4 बराबर बाई पुट कर दिया, सिंगल वेरिएबल यानी कि पावर 1, तो x बराबर बाई टू दी पावर 1/4, यहाँ से dx लिखा, dx बराबर 1/4 बाई टू दी पावर माइनस 3/4 dy। और जैसे ये सब्स्टिट्यूट किया, दोनों इंटीग्रल, पहला वाला इंटीग्रल तो गामा 3/4 में कन्वर्ट हो गया और दूसरा गामा 1/4, तो वही लिख दिया दोनों की वैल्यू। और 1/4 आ रहा था, तो गिवन इंटीग्रल 1/16 गामा 3/4 गामा 1/4 आ गया। यहाँ आ गया फिर गामा 3/4 को लिखा 1 माइनस 1/4, ये फिर ये आयलर फंक्शनल इक्वेशन यूज कर ली, वो भी आप जानते हैं, गामा एन इंटू गामा 1 माइनस एन बराबर पाई अपॉन साइन एन पाई। तो उससे n के लिए 1/4 लिख दिया, तो नीचे साइन पाई/4 आ गया, साइन पाई/4 की वैल्यू रख दिया आपने 1/√2, तो आंसर आ गया पाई√2 अपॉन 16, और यू कैन से पाई अपॉन 8√2। तो इस तरह से ये बीटा गामा फंक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट और उसके सारे क्वेश्चंस जो भी एग्जाम ओरिएंटेड है सभी करने की कोशिश की है। तो इस तरह से बीटा गामा फंक्शन कंप्लीट हुआ। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में फिर वो डबल ट्रिपल इंटीग्रल वो वाला करते हैं। सभी को नमस्कार। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज ऑनलाइन पर आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन, समाकलन। पिछली क्लास में आपने बीटा गामा फंक्शन और उनकी सारी थ्योरी कर ली थी, उन पर आधारित एग्जाम्पल्स भी कर लिए थे। अब अपन आगे बढ़ते हैं डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल, द्वि एवं त्रिसमाकल। तो सबसे पहले तो बात आती है इनका मीनिंग क्या है। तो इनके मीनिंग और जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसकी बात तो अपन थोड़ी देर में बाद में करते हैं। पहले अपन सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जिनमें लिमिट दे रखी हूँ। जैसे डिफरेंशियल कैलकुलस में आप पढ़ते थे, अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल वाले फंक्शन हो तो उनका अपन एक बार अपकलन करते थे, फिर दोबारा अपकलन कर सकते थे। इसी तरह से इंटीग्रेशन में भी है, अगर एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाले फलन हो तो उनका एक से ज़्यादा बार समाकलन कर सकते हैं। जैसे आप देखें, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स लिमिट 1 to 2, ये इंटीग्रल किया आपने। ये इंटीग्रल हो गया आपके पास x³ लिमिट 1 to 2, तो ये कितना हो जाएगा 8/3 माइनस 1/3 यानी कि 7/3 हो गया। अब इसी को अपन दोबारा इंटीग्रेट कर दें। अब ये जो इंटीग्रल दे रखा था आपको, इसी को दोबारा इंटीग्रल कर दिया। कैसे? पहले तो इंटीग्रल दे रखा था आपके पास x² dx लिमिट 1 to 2, अब इसको दोबारा इंटीग्रेट किया आपने, और अब किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रेस्पेक्ट में कर देते हैं, और ये लिमिट 0 to 1 लगा दी। तो पहले से इंटीग्रल तो हो ही रहा था आपके पास, पहले तो x के सापेक्ष कर रखा था x²। का अब क्या, ये अंदर जो आपने इंटीग्रल लिखा है उसकी वैल्यू आ गई आपके पास 7/3, तो 7/3 को फिर इंटीग्रल कर लिया, ये हो गया 7/3 और लिमिट लगा दी 0 to 1, तो कितना आ गया 7/3 ब्रैकेट 1 - 0 फाइनली 7/3 आ गया। यानी कि पहले आपने x के सापेक्ष इंटीग्रेट किया और फिर उसी को y के सापेक्ष इंटीग्रेट किया। तो इस तरह से आप एक और z के सापेक्ष और भी आगे वेरिएबल हो तो उसके सापेक्ष भी कर सकते हैं। तो इस तरह से डबल, ट्रिपल और मल्टीपल इंटीग्रल चलते हैं। तो सबसे पहले तो अपन ऐसे क्वेश्चंस लेते हैं जिसमें लिमिट दे रखी हो, वहाँ थ्योरी वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ जाते हैं। तो पहले अपन बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल के लिए आगे बढ़ते हैं। द्विसमाकल
डबल इंटीग्रल x प्लस 2 dx dy बाई वेरीज फ्रॉम 0 to 2 x वेरीज फ्रॉम 0 to 1 का मान ज्ञात करो। एवेल्यूएट द वैल्यू ऑफ डबल इंटीग्रल दिस। अच्छा, अब यहाँ एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि आपने डबल इंटीग्रल लगा रखा है, पहले इंटीग्रल लगा रखा है आपने, उसकी लिमिट है 0 to 1 x प्लस 2 dx, और फिर एक और इंटीग्रल लगा रखा है और वो dy लिमिट 0 to 2। तो इसको दो तरह से लिख सकते हैं अपन। जो पहला वाला सिंबल है वो पहले वाले वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, दूसरा वाला सिंबल है वो दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। ये अपन ने लिखा है यहाँ अपनी जो बुक्स आपके पास हैं, अपनी सीट्स में, उसमें भी इसी तरह लिखा है। कुछ ऑथर ऐसे भी कर लेते हैं कि जो पहला इंटीग्रल वाला साइन है वो दूसरे के साथ और दूसरा वाला इंटीग्रल है वो पहले वेरिएबल के साथ हो जाए, लेकिन अपने यहाँ ऐसा ही है। तो अब यहाँ कन्फ्यूजन है, पता ही नहीं है, तो अपन कन्फ्यूजन छोड़ के क्या करेंगे, जैसा अपने बुक्स में और अपनी सीट्स में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। राइट हैंड वाला जो सिंबल है उसके लिए राइट हैंड वाला वेरिएबल यूज होगा, और लेफ्ट हैंड वाला सिंबल है उसके लिए लेफ्ट वाला वेरिएबल यूज होगा। तो उसको इसी तरह से इंटीग्रेट कर लेते हैं फिर। तो देखिए, पहले अपन राइट साइड में दे रखा है इंटीग्रेशन x प्लस 2 dy बाई वेरीज फ्रॉम 0 to 2। तो पहले इसका अपन बाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं। कितना आएगा, x का इंटीग्रल हो गया x बाई के रेस्पेक्ट में करेंगे जब x कांस्टेंट है, और 2 का इंटीग्रल हो गया 2 बाई लिमिट 0 to 2 एंड इंटीग्रेशन dx x वेरीज फ्रॉम 0 to 1। अब यहाँ लिमिट लगा देते हैं पहले आप इसमें 0 to 1। x बाई की वैल्यू लिखी है आपने 2, तो क्या आ जाएगा आपके पास 2x माइनस 0 लिखेंगे 0 हो गया। फिर यहाँ लिख दिया 2 × 2 4 और 0 पर 0 आ गया। अब इसका x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट कर देते हैं, तो क्या आएगा यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ 2x x स्क्वायर आ गया, 4 का 4x आ गया। लिमिट लगा दी फिर आपने 0 to 1, पहले 1 लगाया 1 + 4, 0 पर दोनों की वैल्यू 0 हो गई, तो 1 + 4 यानी कि 5, यानी कि जो इंटीग्रल आपको दे रखा था उसकी वैल्यू 5 आ गई। तो इसका मतलब क्या है, जब आपको डबल या ट्रिपल इंटीग्रल दे रखा हो और लिमिट दे रखी हो तो कुछ नहीं करना है, पहले की तरह सीधे ही आपको इंटीग्रेट करता जाना है। पहले जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में उसके रेस्पेक्ट में कर देंगे, फिर दूसरे वाले वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। कुछ क्वेश्चन ऐसे ही लेते हैं, फिर आगे देखेंगे कि लिमिट कैसे निकालते हैं, इनका मीनिंग क्या है। द्विसमाकल डबल इंटीग्रल x² + y² dx dy का मान ज्ञात करो। इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ डबल इंटीग्रल x² + y² dx dy बाई वेरीज फ्रॉम 0 to b एंड x वेरीज फ्रॉम 0 to a। तो देखते हैं, पहले आप किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, पहले आप बाई के रेस्पेक्ट में कर देंगे। तो x² का इंटीग्रल हो गया x² बाई, और बाई स्क्वायर का हो गया बाई क्यू बाई 3 बाई वेरीज फ्रॉम 0 to b। अब पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर x के साथ कर देंगे। x² b 0 पर 0 हो जाएगा, टर्म छोड़ दी, प्लस b³ / 3 dx x वेरीज फ्रॉम 0 to a। तो पहले आपने जो इंटीग्रेंड दे रखा था बाई के रेस्पेक्ट में किया, बाई वाली लिमिट लगा दी, कैलकुलेशन कर ली, ये आ गया। अब x के रेस्पेक्ट में करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x² b कांस्टेंट हो गया, x² का इंटीग्रल हो गया x³ / 3 प्लस b³ / 3 इंटू x, और लिमिट लगा दी 0 to a, ये हो गया। अब वैल्यू रख देते हैं, कितना आ जाएगा a³ b/3 प्लस b³ a/3। यहाँ से ab/3 कॉमन ले लिया आपने, ab/3 कॉमन कितना आ गया a² प्लस b², ये इंटीग्रल आ गया। ab/3 कॉमन लिया, ब्रैकेट a² प्लस b²। तो इस तरह से ये डबल इंटीग्रल दूसरा वाला ये भी आपने कर लिया। और देखते हैं एग्जाम्पल 3, एवेल्यूएट द वैल्यू ऑफ डबल इंटीग्रल dx dy अपॉन 1 + x² प्लस y² बाई वेरीज फ्रॉम 0 to √1 + x² एंड x वेरीज फ्रॉम 0 to 1। तो इंटीग्रेट करते हैं, बाई के रेस्पेक्ट में करेंगे पहले, तो x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो ये लिखा आपने
इंटीग्रल एक्स वेरीज फ्रॉम 0 to 1, और ये सेकेंड इंटीग्रल यहाँ लिखेंगे आप 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बाई वेरीज डी वाई बाई वेरीज फ्रॉम 0 to √1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर ब्रैकेट के बाद डी एक्स। पहले बाई के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं तो देखते हैं क्या आएगा। फर्स्ट इंटीग्रल का सिंबल ऐसे कैसे रख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² प्लस बाई स्क्वायर, वो होगा 1/a tan इनवर्स बाई अपॉन ए। तो यहाँ कितना हो गया 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स बाई अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आया। अब लिमिट लगा देते हैं 0 to √1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, बाई बराबर √1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखते हैं तो फर्स्ट टर्म आएगी 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 π/4 होता है, और 0 लिखेंगे तब tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 कितना है 0 के बराबर होगा, तो कितना आ गया ये देख लेते हैं, ब्रैकेट π/4 माइनस 0 डी एक्स। अब π/4 माइनस 0, π/4 कॉन्स्टेंट आ गया, π/4 को आउटसाइड रख लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, लिमिट 0 to 1। अब इसको इंटीग्रेट किया तो आगे आपके पास π/4 log ऑफ x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर, लिमिट फ्रॉम 0 to 1। अब 1 लगाएंगे तो आ जाएगा log ऑफ 1 प्लस √2 π/4 ब्रैकेट log ऑफ 1 प्लस √2 माइनस 0 लगाते हैं तो 0 प्लस √1 प्लस 0 log 1 0 के बराबर हो गया। तो फाइनली कितना हो गया, ये आ गया π/4, ये π/4 था log ऑफ 1 प्लस √2, ये आंसर आया। तो इस तरह से इंटीग्रल के क्वेश्चन जो डबल इंटीग्रल में दे रखे हैं आपको बिल्कुल उसी तरह से करते जा रहे हैं जैसे लाइन इंटीग्रल करते थे। पहले एक वेरिएबल होता था एक बार करते थे, अब 2 वेरिएबल हैं तो 2 बार किए जा रहे हैं। एक बार दोबारा देख लेते हैं क्वेश्चन, डबल इंटीग्रल dx dy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, बाई वेरीज फ्रॉम 0 to 1 प्लस 0 to √1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड एक्स वेरीज फ्रॉम 0 to 1। तो पहले बाई के रेस्पेक्ट में किया, बाई के रेस्पेक्ट में किया तो एक्स को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, तो वो हो गया आपका इंटीग्रल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर डी वाई बाई वेरीज फ्रॉम 0 to √1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड देन होल इंटीग्रल एक्स वेरीज फ्रॉम 0 to 1 डी एक्स। तो पहले बाई के रेस्पेक्ट में कर लिया, वो आ गया आपका 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स बाई अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर, लिमिट लगा दिया आपने 0 to √1 प्लस एक्स स्क्वायर। बाई के लिए जब √1 प्लस एक्स स्क्वायर रखा तो tan इनवर्स 1 आ गया, tan इनवर्स 1 π/4 होता है, और 0 रखा बाई बराबर tan इनवर्स 0 0 आ गया, तो 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर पहले से था, ब्रैकेट में π/4 माइनस 0। अगले स्टेप में π/4 आउटसाइड रख लिया, कांस्टेंट है, देन इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स वेरीज फ्रॉम 0 to 1। इसका इंटीग्रल फिर आपने लिख दिया 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो log ऑफ x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर, लिमिट 0 to 1। x बराबर जब 1 लगाया तब तो log ऑफ 1 प्लस √2 आ गया, 0 लगाया तब ये 0 हो गया, तो फाइनली आंसर आ गया π/4 log ऑफ 1 प्लस √2। फिर आगे बढ़ते हैं, डबल इंटीग्रल r sin थीटा डी थीटा डी आर, r वेरीज फ्रॉम 0 to a cos थीटा, थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to π/2। इसको एवेलुएट करना है आपको, एवेलुएट द वैल्यू ऑफ डबल इंटीग्रल। तो अब ये पोलर कोऑर्डिनेट्स में आ गए, किसी में भी आए आप तो रूटीन तरीके से कर दें। पहले राइट साइड वाला वेरिएबल कौन सा है, डी आर है, तो पहले आर के रेस्पेक्ट में कर देते हैं। इंटीग्रल r sin थीटा का, r का तो हो गया r²/2, sin थीटा ऐसे कैसे रहा, लिमिट 0 to a cos थीटा डी थीटा, और थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to π/2। तो पहले आप 1/2 आउटसाइड लिख लिया,
आर के लिए लिख दिया ए कॉस थीटा, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर भी आउटसाइड ले लिया आपने, कितना हो गया कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा, लिमिट 0 टू π/2, ए स्क्वायर बाई 2 आउटसाइड, कॉस थीटा का डेरिवेटिव साइन थीटा दे रखा है, तो कौन सी फॉर्म हो गई ये एफ एक्स होल स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स वाली, तो इसका इंटीग्रल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन 3 लिमिट 0 टू π/2। अब -1/3 ये भी आउटसाइड ले लिया, ए स्क्वायर बाई 6 कॉस π/2 0 कॉस 0 1, तो फाइनली आ गया ये ए स्क्वायर अपॉन 6, ये आंसर आया। बिल्कुल रूटीन क्वेश्चन चल रहे हैं और आपने पहले आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट वो इंटीग्रेट किया और जो इंटीग्रेशन आ गया फिर उसका थीटा के रेस्पेक्ट में किया, फाइनली वैल्यू आ गई आपके पास ए स्क्वायर अपॉन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन त्रिसमाकल, अब ये ट्रिपल इंटीग्रल आ गया, त्रिसमाकल का मान ज्ञात करो, इवेलुएट द ट्रिपल इंटीग्रल एक्स डी वाई डी एक्स डी जेड। अब फिर वही तीन वेरिएबल हैं, तो सबसे पहले राइट साइड वाला वेरिएबल कौन सा है, जेड, जेड के रेस्पेक्ट में करते हैं। पहले दो सिंबल ऐसे ही रहने दिए आपने 0 to 1 एंड वाई स्क्वायर टू 1, थर्ड सिंबल जेड है तो जेड के रेस्पेक्ट में किया, एक्स का इंटीग्रल हो गया एक्स जेड और लिमिट लगा दी, फिर जेड वेरीज फ्रॉम 0 to 1 माइनस एक्स, तो 0 to 1 माइनस एक्स लिख दिया, देन डी वाई डी एक्स। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद इंटीग्रेट करेंगे, एक्स जेड, जेड की वैल्यू रख दी आपने 1 माइनस एक्स, तो एक्स इंटू 1 माइनस एक्स माइनस 0 तो 0 छोड़ दिया आपने। अब ये डी वाई डी एक्स, अब इसको एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देते हैं, पहले वाले इंटीग्रल सिंबल को ऐसे ही रखते हैं, एक्स इंटू 1 एक्स, एक्स का इंटीग्रल हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल हुआ एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट बाई स्क्वायर टू 1 डी वाई। अब यहाँ बाई वाली लिमिट लगा देते हैं, मतलब एक्स की जो लिमिट है वो लगा देते हैं टू 1, पहले लिखा है एक्स बराबर 1, तो 1/2 माइनस 1/3 1/6 आ गया, माइनस अब एक्स के लिए बाई स्क्वायर रख देते हैं, तो बाई स्क्वायर होल स्क्वायर ये बाई 4/2 माइनस बाई टू दी पावर 6/3। अब इसका बाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, बाई के रेस्पेक्ट में कर देते हैं, 1/6 का हो गया बाई अपॉन 6 माइनस बाई टू दी पावर 4, बाई टू दी पावर 4 का होगा बाई टू दी पावर 5/5, 2 पहले से 10 हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस बाई टू दी पावर 6 का बाई टू दी पावर 7/7, 3 पहले से है तो ये बाई टू दी पावर 7/21 और लिमिट लगा दी 0 to 1। पहले एक्स पर वाई बराबर 1 लिख दिया, 1/6 माइनस 1/10 और प्लस 1/21 माइनस 0 हो जाएगा। अब इसको देखते हैं आप, पहले दो टर्म ऐड कर लेते हैं, 1/6 माइनस 1/10 30 एलसीएम आ गया, तो 5 माइनस 3/30 प्लस 1/21 ये आ गया, फिर 1/15 प्लस 1/21 36/15 इंटू 21, तो हो जाएगा आपका 3 से 4/5 और 7 35, ये आंसर आ गया 4/35। दोबारा से देख लें, ट्रिपल इंटीग्रल दे रखा है, जैसे एक बार इंटीग्रेट करते हैं उसी तरह से 3 बार इंटीग्रेट कर देंगे आप। सबसे पहले राइट साइड में वेरिएबल था डी जेड, तो पहले जेड के रेस्पेक्ट में किया, एक्स का इंटीग्रल जेड के रेस्पेक्ट में एक्स जेड हो गया, एक्स जेड लिमिट लगाई आपने 0 to 1 माइनस एक्स, फिर लिमिट लगाने के बाद ये आ गया एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, फिर इसका एक्स के रेस्पेक्ट में किया, एक्स के रेस्पेक्ट में किया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 लिमिट बाई स्क्वायर टू 1, लिमिट लगाने के बाद फिर आपने सॉल्व किया तो ये आ गया 1/6 माइनस बाई टू दी पावर 4/2 माइनस माइनस प्लस बाई टू दी पावर 6/3, फिर बाई के रेस्पेक्ट में किया, लिमिट लगा दी 0 to 1,
कुछ कैलकुलेशन के बाद आंसर आ गया 4/35। तो इस तरह से डबल और ट्रिपल इंटीग्रल वाले वो क्वेश्चन आपने देखे जिनमें लिमिट दे रखी हो, तब बिल्कुल उसी तरह से करना है जैसे पहले सिंगल इंटीग्रल को करते थे। अब आगे बढ़ते हैं। द्विसमाकल का अर्थ, मीनिंग ऑफ डबल इंटीग्रल। मान लेते हैं कोई फंक्शन एफ एक्स वाई है और ये किसी रीजन ए, ये एक्स वाई तल में एक रीजन है जो फाइनाइट है, परिमित है और समृद्ध क्षेत्र है। फाइनाइट क्लोज रीजन है ए, उस पर ये परिभाषित है और इस पर इसका डबल इंटीग्रल निकालना है आपको। तो डबल इंटीग्रल का मतलब क्या है वो देखते हैं अपन। पहले अपन इस रीजन ए को एन छोटे छोटे सब रीजन्स में डिवाइड करते हैं जिनके क्षेत्रफल मान लिया क्रम से डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 अप टू डेल्टा AN है। दोबारा से ये रीजन ए दे रखा है, इस रीजन ए में फंक्शन एफ एक्स वाई परिभाषित है और रीजन कैसा है, फाइनाइट क्लोज रीजन है, परिमित समृद्ध क्षेत्र है। इस रीजन ए पर एफ एक्स वाई का द्विसमाकल ज्ञात करना है। तो अपन देखते हैं, पहले इस रीजन को एन छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर लिया, प्रत्येक भाग में एक पॉइंट लिया, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकाली और उस फंक्शन की वैल्यू में संगत उपक्षेत्र के क्षेत्रफल का गुणा कर दिया। उस सब को अपन जोड़ेंगे और जो सम आ जाएगा उस सब में n टेंस टू इन्फाइनाइट लिमिट लगाएंगे। n टेंस टू इन्फाइनाइट लिमिट का मतलब क्या है कि जो क्षेत्रों की संख्या है, उपक्षेत्रों की संख्या वो बढ़ाते जाएंगे और वो इस तरह से बढ़ाते जाएंगे कि जो बड़े से बड़े क्षेत्रफल की जो डायमेंशन है वो 0 की ओर अप्रोच करेगी। तब जो समीशन आएगा वो फलन एफ एक्स का क्षेत्र ए पर द्विसमाकल कहलाता है। तो देखें, स्टेप बाइज देखते हैं। पहले आपने क्या किया, सारे क्षेत्र ए को एन उपक्षेत्रों में बांटा जिनके क्षेत्रफल डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा AI और लास्ट में ले लिया डेल्टा AN। क्या किया आपने, जो क्षेत्र दे रखा था उसको एन उपक्षेत्रों में बांटा। उपक्षेत्रों के नाम लिख लेते हैं आप। सपोज उनके नाम क्या हैं, R1, R2, R3, RI और ये RN। ये उन उपक्षेत्रों के नाम हो गए, ये उनका संगत एरिया हो गया। अब हर उपक्षेत्र में एक पॉइंट सेलेक्ट करते हैं अपन। वो पॉइंट लिया आपने, सपोज पहले क्षेत्र में Px1, y1 P1 लिया, दूसरे उपक्षेत्र में P2 पॉइंट लिया x2, y2, तीसरे उपक्षेत्र में P3 पॉइंट लिया x3, y3। इसी तरह से I में उपक्षेत्र में Pi पॉइंट लिया xi, yi और इसी तरह से N में उपक्षेत्र में Pn पॉइंट लिया जिसके कोऑर्डिनेट xn, yn है। अब जो फंक्शन दे रखा था एफ एक्स वाई, उस एफ एक्स वाई का प्रत्येक क्षेत्र में जो पॉइंट सेलेक्ट किया है आपने, ये आर्बिट्ररी पॉइंट है, स्वैच्छिक है, अपनी इच्छा पर निर्भर है, उसमें कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। उन पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकाली। कौन सा फंक्शन था, एफ एक्स वाई। तो एफ एक्स वाई की वैल्यू निकाली आपने P1 पॉइंट पर, यानी कि x1 y1 हो गई। फिर इसी तरह से P2 पॉइंट पर fx2 y2 हो गई। इसी तरह P3 पॉइंट पर fx3, y3 हो गई और इसी तरह से यहाँ ith पॉइंट पर px f ऑफ xi, yi ये हो गई और लास्ट पॉइंट पर ये वैल्यू हो गई fxn, yn। अब इन सभी मानों में संगत क्षेत्रफल से गुणा कर दिया। संगत क्षेत्रफल कौन सा है, पहले वाले जो सेक्शन है उसका क्षेत्रफल आपका आया डेल्टा A1, दूसरे का डेल्टा A2, इनका गुणा कर दिया इसमें डेल्टा A1 का, डेल्टा A2 का, डेल्टा A3 का, डेल्टा AI और लास्ट में आपके डेल्टा AN। इन सभी को राशियों को जोड़ लेते हैं। तो देखते हैं हम सबको जोड़ के, योगफल सम, ये आपने सम ले लिया सभी का। क्या आ गया सम, वो ये आ गया अपने पास f1 x1, y1 इंटू डेल्टा A1 प्लस f2 x2, y2 इंटू डेल्टा A2 प्लस f3 x3, y3 प्लस ये डॉट डॉट डॉट, ये आ गया f ऑफ xi, yi डेल्टा AI और प्लस लास्ट में आपने कर दिया f ऑफ xn, yn इंटू डेल्टा AN। ये सारा सम ले लिया। इस सम को आपने समीशन फॉर्म में लिख लिया। समीशन
एफ ऑफ एक्स आई कॉमा बाई आई इंटू डेल्टा ए आई, आई बराबर 1 to n, आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। दोबारा से फंक्शन एफ एक्स बाई है, कोई रीजन ए दे रखा है, उस रीजन ए को आपने n पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन से रीजन आए? वो सब रीजन R1 R2 R3 अप टू Rn, सभी का एरिया डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 अप टू डेल्टा AN। सब प्रत्येक रीजन में एक आर्बिट्ररी पॉइंट लिया, स्वैच्छिक बिंदु लिया, अपनी इच्छा पर निर्भर है, ऐसा बिंदु चुन लिया आपने। उन बिंदुओं पर, सभी बिंदुओं पर फंक्शन का मान निकाला और फंक्शन के मान में संगत उपक्षेत्र के क्षेत्रफल से गुणा कर दिया और इन सभी राशियों को जोड़ दिया। सभी राशियों को जोड़ने के बाद ये सम आ गया आपके पास, समीशन एफ ऑफ एक्स आई कॉमा बाई आई इंटू डेल्टा ए आई, आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। अब इस सम की सीमा, अब इस योगफल एस की सीमा, एस की सीमा कैसे ले रहे हैं अपन? एस की सीमा इस तरह से लेते हैं कि ये नंबर ऑफ जो सब डिवीज़न है वो तो बढ़ता जाए और जो एरिया है वो छोटा होता जाए। डेफिनेटली जब एरिया अपन नंबर ऑफ सेक्शंस, नंबर ऑफ सब डिवीज़न बढ़ाएंगे तो एरिया कम होगा। तो इस योगफल की सीमा, जबकि योगफल की सीमा n टेंस टू इनफाइनाइट पर, अब इस योगफल की सीमा n टेंस टू इनफाइनाइट पर, जबकि अधिकतम ए आई, जो आपका जो डेल्टा ए आई नहीं, डेल्टा ए आई टेंस टू 0 हो, को ही फलन एफ एक्स बाई का क्षेत्र ए पर द्विसमाकल कहते हैं। यानी जो आपने समीशन बनाया है, ये सम दोबारा देखें, एस बराबर समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स आई बाई आई इंटू डेल्टा ए आई, आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। अब इसकी सीमा लेते हैं अपन, कब हो कि नंबर ऑफ सेक्शंस टेंस टू इनफाइनाइट हो और जो मैक्सिमम एरिया है वो टेंस टू 0 हो। और ये सीमा लेने पर, सीमा विद्यमान हो, तब यह फलन एफ एक्स बाई का क्षेत्र ए पर द्विसमाकल कहलाता है। और इसे अपन कैसे लिखते हैं? इसे हम संकेत डबल इंटीग्रेशन एफ एक्स बाई डी ए ओवर द रीजन ए से व्यक्त करते हैं। इससे व्यक्त करेंगे आप इसे। अच्छा, यहाँ सीमा एग्जिस्ट कब होगी? ये सीमा विद्यमान तो होनी चाहिए, विद्यमान नहीं होगी तो फिर ये परिभाषित नहीं होगा। तो सीमा विद्यमान कब होगी? सीमा विद्यमान जब होगी जबकि ये जो फंक्शन दे रखा है एफ एक्स बाई रीजन ए की बाउंड्री पर, यानी कि सीमा जो लाइन हो उस पर और अंदर प्रत्येक बिंदु पर सतत हो। अदरवाइज ऐसा नहीं है तो ये परिभाषित नहीं होगी। तो इस प्रकार क्या हो गया? तो देयरफॉर डबल इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स बाई डी ए ओवर द रीजन ए, दिस इक्वल टू लिमिट ऑफ समीशन, इसको दोबारा लिख दे रहा हूँ, लिमिट ऑफ समीशन एफ ऑफ एक्स कॉमा बाई डेल्टा ए आई, आई वेरीज फ्रॉम 1, ये एक्स आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, n टेंस टू इनफाइनाइट। इस तरह से ये डबल इंटीग्रल की बात हो गई। ये डबल इंटीग्रल का मीनिंग हो गया। इसी तरह डबल इंटीग्रल है, इसके साथ साथ ट्रिपल इंटीग्रल भी परिभाषित कर सकते हैं आप। अच्छा, यहाँ ये और है कि जो अपने जो समाकलन क्षेत्र ए है उसको n उपक्षेत्रों में विभाजित किया था, तो ये सीमा विभाजन किसी भी तरीके के साथ संभव है। मतलब जो विभाजन का तरीका है उस पर डिपेंड नहीं है। जैसे ये रीजन दे रखा था सपोज ए, इसको आप ऐसे डिवाइड कर दें, ये अपन ने क्या किया, n क्षेत्रों में डिवाइड कर दिया। तो प्रत्येक क्षेत्र में एक पॉइंट लेते थे, बजाय इसके दूसरी तरह से भी विभाजित कर सकते हैं इसको। ये आपने इस तरह से कर दिया, यानी कि जो उपविभाजन का तरीका है उससे ये फ्री है। आप तो n भागों में विभाजित करना है और n भागों में विभाजित करके हर क्षेत्र में एक बिंदु लेना है, उस बिंदु पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है और फंक्शन की वैल्यू में संगत उपविभाजन के क्षेत्रफल का गुणा करना है, उससे वो समीशन बना लेना है। और समीशन बनने के बाद n टेंस टू इन्फाइनाइट, यानी कि सेक्शंस की संख्या इस तरह से बढ़ाते जाते हैं कि प्रत्येक एरिया आपका टेंस टू 0 हो जाए।
एरिया की जो अधिकतम सीमा है वो टेंस टू 0 हो जाए, तब ये विद्यमान होता है और ये विभाजन के तरीके से स्वतंत्र होता है। तो इसी तरह से अपन ट्रिपल इंटीग्रल को भी परिभाषित कर सकते हैं। अब अपन ट्रिपल इंटीग्रल पर आते हैं। मीनिंग ऑफ ट्रिपल इंटीग्रल, त्रिसमाकल का अर्थ। माना कोई फंक्शन एफ एक्स बाई जेड, ये फंक्शन है, डिफाइंड है और किसी फाइनाइट क्लोज रीजन कैपिटल वी पर परिभाषित है। अब अपन क्या करते हैं, वही पुरानी तरह से वी को, जो रीजन वी है, इस रीजन वी को छोटे छोटे एन सब रीजन्स में डिवाइड करते हैं। मान लिया वो V1, V2, V3 डॉट 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 Vn, ये रीजन है। हर रीजन में एक पॉइंट लेते हैं अपन पहले की तरह, जैसे यहाँ P1 पॉइंट लिया, x1, y1, z1। यहाँ दूसरा पॉइंट लिया P2, x2, y2, z2। यहाँ तीसरा पॉइंट लिया P3, x3, y3, z3। और इसी तरह से लास्ट में पॉइंट लिया Pn, xn, yn, zn। अब हर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकाली और फंक्शन की वैल्यू निकाली और संगत आयतन, B1 क्षेत्र का आयतन मान लिया आपने डेल्टा B1 है, B2 क्षेत्र का आयतन डेल्टा B2 है, B3 का आयतन डेल्टा B3 है, इसी तरह से Bn क्षेत्र का आयतन डेल्टा Bn है। अब हर बिंदु पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, उसमें संगत आयतन से गुणा करेंगे और उसको जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद फिर उसी तरह से अपन आयतन को छोटा करते जाएंगे, नंबर ऑफ सेक्शंस बढ़ाते जाएंगे। दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर, फंक्शन ऑफ x1, y1, z1 इंटू डेल्टा V1 फंक्शन, अब P2 पॉइंट पर वैल्यू ले रहे हैं इसकी, फंक्शन x2 f ऑफ x2, y2, z2 इंटू डेल्टा V2। और इसी तरह से तीसरे पॉइंट पर f ऑफ x3, y3, z3 इंटू डेल्टा V3 और डॉट डॉट डॉट। इसी तरह से अपन लास्ट बिंदु पर लेते हैं f ऑफ xn, yn, zn इंटू डेल्टा Vn। इन सभी राशियों को जोड़ देते हैं, बिल्कुल पहले की तरह चल रहा है। अब योगफल सम कौन सा आ जाएगा, डायरेक्ट समीशन फॉर्म में लिख देता हूँ, समीशन f ऑफ xi बाई i zi इंटू डेल्टा vi, i वेरीज फ्रॉम 1 to n। अब ये जो योगफल हो गया, अब इसकी अपन सीमा लेंगे कब, n टेंस टू इन्फिनिट पर। n टेंस टू इन्फिनिट से मतलब है कि नंबर ऑफ सेक्शंस, नंबर ऑफ सब डिविजन्स वो बढ़ाते जा रहे हैं और इस तरह से बढ़ाते जा रहे हैं कि जो प्रत्येक उपक्षेत्र की जो सीमाएं, वॉल्यूम की जो सीमाएं, वो टेंस टू 0 हो जाए, या कह दो कि अधिकतम वॉल्यूम जो है उसकी सीमा टेंस टू 0 हो जाए। तब इसका जो सीमा आएगी वो अगर विद्यमान हो, तब ये फलन एफ एक्स बाई एफ एक्स वाई जेड का क्षेत्र बी पर ट्रिपल समाकल कहलाएगा की सीमा। अब योगफल की सीमा n टेंस टू इन्फिनिट पर इस प्रकार विद्यमान हो कि डेल्टा वी आई की अधिकतम सीमा 0 की ओर अग्रसर हो। हाँ, दोबारा से ये समीशन ले लिया है। इस समीशन की n टेंस टू इन्फिनिट पर सीमा विद्यमान है। और कैसे विद्यमान है कि n टेंस टू इन्फिनिट पर जो उपक्षेत्र थे उसमें अधिकतम आयतन की जो सीमाएं, अधिकतम आयतन की जो सीमाएं वो 0 की ओर अग्रसर हो। तो ये क्या कहलाता है, हो तब यह फलन एफ एक्स वाई जेड का क्षेत्र V पर ट्रिपल इंटीग्रल त्रिसमाकल कहलाती है। इसे हम कैसे व्यक्त करते हैं, इसे हम संकेत ट्रिपल इंटीग्रल ओवर द रीजन V एफ ऑफ एक्स वाई जेड इंटू DV से व्यक्त करते हैं, इससे व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार दोबारा लिख देते हैं, देयरफॉर ट्रिपल इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स वाई जेड DV ओवर द रीजन V
दिस इक्वल टू लिमिट ऑफ समीशन एफ ऑफ एक्स आई वाई आई जेड आई डेल्टा वी आई वेरीज फ्रॉम 1 to n टेंस टू इन्फाइनाइट। यानी जो फंक्शन था अपने पास उसको रीजन वी पर आपको ट्रिपल इंटीग्रेट करना था। तो रीजन वी पर ट्रिपल इंटीग्रेट करने के लिए क्या किया आपने, उस रीजन वी को n छोटे छोटे भागों में विभाजित किया और प्रत्येक भाग में एक बिंदु लिया। उस बिंदु पर फंक्शन का मान निकाला, फंक्शन के मान में उस संगत उपक्षेत्र के वॉल्यूम से गुणा कर दिया, उसको जोड़ दिया और सभी राशियों को जोड़ने के बाद जो सम बन गया उस सम में n टेंस टू इन्फाइनाइट लिमिट लगाई। ये सीमा विद्यमान हो और किस तरह विद्यमान हो कि n टेंस टू इन्फाइनाइट पर प्रत्येक उपक्षेत्र के जो आयतन की सीमाएं वो 0 की ओर अग्रसर हो, तब ये ट्रिपल समाकल कहलाता है। फलन एफ एक्स बाई जेड का उस क्षेत्रफल ट्रिपल इंटीग्रल कहलाता है और उसको इस संकेत से लिखते हैं। हाँ, जैसे डबल इंटीग्रल में था, ये भी उपविभाजन के प्रत्येक तरीके के साथ संभव है, मतलब किसी भी तरीके से विभाजित कर लें क्षेत्र को, उस पर कोई डिपेंड नहीं है। तो ये ट्रिपल समाकलन के अर्थ की बात रही। यह ट्रिपल समाकल भी कब विद्यमान होगा, ये तब विद्यमान होगा जबकि फलन एफ एक्स बाई जेड समाकलन क्षेत्र जो दे रखा है उसकी बाउंड्री पर और बाउंड्री के अंदर के सभी बिंदुओं पर सतत हो। ये अपन प्रूफ भी कर सकते हैं, पर इसका प्रूफ अपने सिलेबस में नहीं है, अपने क्षेत्र से बाहर है, तो इसको प्रूफ नहीं करेंगे, बस आप इसको याद रखेंगे। द्विसमाकल की ज्यामितीय व्याख्या, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डबल इंटीग्रल। ये द्विसमाकलन की ज्यामितीय व्याख्या लेने से पहले अपन रेखा समाकल की बात करते हैं, सिंगल इंटीग्रल की बात करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स लिमिट फ्रॉम ए टू बी, ये किसको व्यक्त करता है, यह रेखीय समाकल या कह दो सिंगल इंटीग्रल फलन y बराबर एफ एक्स एक्स अक्ष और कोटियों x बराबर a और x बराबर b से घिरे क्षेत्र के क्षेत्रफल को व्यक्त करता है। अगेन इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स लिमिट फ्रॉम a टू b represent the area bounded by the region y equal to fx, x axis and ordinates x equal to a and x equal to b। यानी वक्र y बराबर एफ एक्स एक्स एक्सिस और x बराबर a और x बराबर b से घिरे क्षेत्र के क्षेत्रफल को व्यक्त करती है। जब क्षेत्रफल अपन निकाल रहे थे तो थोड़ा सा दोबारा रिवाइज करते हैं। इस पूरे क्षेत्रफल को अपन ने छोटे छोटे आयत में बांटा था और छोटे छोटे आयतों बांटा था, सब आयतों का क्षेत्रफल निकाल लिया था और फिर सम कर दिया था। लेकिन यहाँ जब एरिया निकाल रहे थे आप, सपोज ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस तो है आपके पास डेल्टा एक्स आई, आयत ले लिया आपने, और जो ये इसको कैसे लिखा था इसको भी लिख के देखते हैं। ये आपने लिखा था दिस इक्वल टू लिमिट ऑफ समीशन एफ ऑफ एक्स आई इंटू डेल्टा एक्स आई वेरीज फ्रॉम 1 to n टेंस टू इन्फाइनाइट, ये था। तो यहाँ देखें डेल्टा एक्स आई तो क्या थी, वो आई में आयत की चौड़ाई थी, और ये एफ ऑफ एक्स आई क्या है, एक्स आई यहाँ पे कोई पॉइंट लिया था आपने, ये पॉइंट ले लिया एक्स आई, तो एफ ऑफ एक्स आई ये हाइट हो गई थी। ये जो हाइट दिखाई दे रही है ये कितनी थी, ये एफ ऑफ एक्स आई थी। तो यानी कि इस आयत का क्षेत्रफल आ गया था एफ ऑफ एक्स आई इंटू डेल्टा एक्स आई, और आयत का क्षेत्रफल ये आया था जब इसमें एक प्रॉब्लम और आ रही थी कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा है अपना आयत तो इतना ही बनेगा, तो जो ऊपर वाला हिस्सा है वो छूट रहा था, ये वाला हिस्सा नहीं आ रहा था। तो इसकी वजह से क्या है, एक्यूरेसी नहीं आती है, एक्यूरेसी नहीं आ रही थी। तो अपन ने क्या किया था, डेल्टा एक्स आई टेंस टू 0 लगा दिया था, और डेल्टा एक्स आई टेंस टू 0 पर ये क्या है, हर लाइन एक आयत की तरह काम कर रही थी, और जो नंबर ऑफ सेक्शंस बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट हो गए थे, तो यानी कि समीशन ही इंटीग्रल में चेंज हो गया था, ये बात थी। अब अपन डबल इंटीग्रल की बात करते हैं। डबल इंटीग्रल में क्या है, सपोज ये डबल इंटीग्रल आपका ये है, डबल इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स बाई डी ए ओवर द रीजन ए, ये किसके बराबर लिखा है आपने, लिमिट ऑफ समीशन एफ ऑफ एक्स आई बाई आई इंटू डेल्टा ए आई वेरीज फ्रॉम 1 to n एंड n टेंस टू इन्फाइनाइट, ये है आपके पास।
तो अब यहाँ देखते हैं ये जो डबल इंटीग्रल है ये आयतन को व्यक्त करता है। कौन से आयतन को? यहाँ द्विसमाकल लिख देता हूँ एक बार, फिर एक्सप्लेन करते हैं। आधार ए यानी एक्स वाई तल में था अपने पास, आधार कैपिटल ए, ये कौन सा है? एक्स वाई तल। आधार ए पर बने बेलन जिसकी ऊपरी सतह, आधार ए पर बने बेलन जिसकी ऊपरी सतह z बराबर एफ एक्स वाई पर है। दोबारा से, ये डबल इंटीग्रल आधार ए पर बने बेलन जिसकी ऊपरी सतह फलन z इक्वल टू एफ एक्स वाई पर है के आयतन को व्यक्त करता है। अब कैसे, ये अपन एक्सप्लेन करते हैं इसको। दोबारा से देख लें एक बार। पहले तो लाइन इंटीग्रल की बात थी, सिंगल इंटीग्रल की बात थी। सिंगल इंटीग्रल क्या करता था? फलन y बराबर एफ एक्स और एक्स अक्ष और कोटियों x बराबर a और x बराबर b से घिरे क्षेत्र के क्षेत्रफल को व्यक्त करता था। इसी तरह डबल इंटीग्रल एफ एक्स बाई डी ए ओवर द रीजन ए, इसको इस तरह से लिख लेते हैं समीशन फॉर्म में। ये किसको व्यक्त करता है? एक्स वाई तल में बेस ए ले लिया, बेस ए कौन सा? जो रीजन दे रखा है समाकलन का, उस पर ऊपर उठा दिया वो। और कहाँ तक उठा दिया? ऊपर जो सतह है, सतह कौन सी है? जिसकी समीकरण z बराबर एफ एक्स वाई सी दी जाएगी। इस तरह से बने हुए बेलन के आयतन को व्यक्त करता है। कैसे करता है वो अपन एक्सप्लेन करते हैं। ये आपकी पहले एक्सेज बना लेते हैं अपन। ये एक्स एक्सेज हो गई, ये बाई एक्सेज हो गई, ये जेड एक्सेज हो गई। ये सतह z इक्वल टू एफ एक्स बाई ऊपर जो है ये सतह बना दी। अब नीचे जो एक्स वाई प्लेन में रीजन ए है वो लेते हैं आप। ये रीजन ए हो गया। इस रीजन ए को छोटे छोटे पार्ट्स में आपने डिवाइड कर लिया जैसे करते हैं। अब इस पे एक पार्ट पे अपन इसका कॉलम बनाते हैं। ये कॉलम बन गया आपका। अब ये नीचे वाला जो एरिया है वो डेल्टा ए आई है। डेल्टा ए आई में एक पॉइंट ले लिया आपने, पी आई जो पॉइंट लिया था। पी आई के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं आपके पास? पी आई के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स आई कॉमा बाई आई। एक्स आई कॉमा बाई आई पर फंक्शन की वैल्यू निकाली है आपने। फंक्शन की वैल्यू क्या आई थी? एफ ऑफ एक्स आई कॉमा बाई आई आ गई। ये जो फंक्शन की वैल्यू है ये किसको डिनोट कर रही है? ये यहाँ पर हाइट को डिनोट करती है। हाइट कौन सी आएगी? ये वाली हाइट आ गई आपकी। ये जो रेड वाला जो हाइट है ये किसको डिनोट कर रहा है? फंक्शन ऑफ एक्स वाई की वैल्यू एक्स कॉमा पाई पर। तो अब ये जो कॉलम बना, इस कॉलम का आयतन कितना आ गया? एफ एक्स आई कॉमा बाई आई इंटू डेल्टा ए आई। डेल्टा ए आई तो क्या है? नीचे वाला जो एरिया बन गया उसका क्षेत्रफल है। ये इसका क्षेत्रफल है। ये तो डेल्टा ए आई हो गया, डेल्टा ए आई। और डेल्टा ए आई पे आपने हाइट लगा दी। हाइट कितनी हो गई? एफ ऑफ एक्स आई बाई आई। तो आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ये तो आयतन होता है। तो जो छोटा सा स्क्वायर बन रहा था, स्क्वायर कह लो या छोटा सा सेक्शन कह लो, उस पे ऊपर हाइट आ गई तो ये बना हुआ जो कॉलम खड़ा हो गया उस कॉलम का आयतन हो गया। और जब अपन समीशन लिखते थे वहाँ ये था आपके पास समीशन, ये समीशन एफ ऑफ एक्स आई बाई आई इंटू डेल्टा ए आई। आई वेरीज फ्रॉम 1 to n और लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट। उस समीशन में जब अपन लिखते थे तो नंबर ऑफ सेक्शंस टेंस टू इन्फाइनाइट था और नंबर ऑफ सेक्शंस टेंस टू इन्फाइनाइट था। यानी कि जैसे जैसे सेक्शंस की संख्या बढ़ाएंगे, इन आयतों की संख्या या छोटे छोटे भागों की संख्या बढ़ाएंगे तो प्रत्येक भाग छोटा होता जाएगा जब डेल्टा ए आई टेंस टू 0 हो गया। यानी कि जो अपने ये कॉलम इतने बड़े एरिया पे आपको एक कॉलम बना हुआ दिखाई दे रहा है, ये क्या होगा? ये एक ऐसा होगा, हर लाइन एक कॉलम की तरह काम करेगी। हर लाइन कॉलम की तरह काम करेगी तो नीचे जो एरिया है उसके हर पॉइंट से एक कॉलम ऊपर जा रहा है। और कहाँ तक जा रहा है? इस सरफेस पर। जो ये सरफेस आपको दिखाई दे रही है, कौन सी सरफेस? ये वाली। ये सरफेस की इक्वेशन क्या है? सरफेस की इक्वेशन z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई है। इस सरफेस तक जाएगा। यानी कि बेस तो नीचे जो रीजन ए दे रखा है वो हो गया
और हाइट उस सरफेस तक चली गई। तो इस तरह से जो बॉल सिलेंडर बनेगा उसका आयतन हो गया, और आयतन बिल्कुल एग्जैक्ट आयतन आएगा क्योंकि डेल्टा ए टेंस टू 0 है। डेल्टा ए टेंस टू 0 है यानी कि जो छोटे छोटे एरिया हैं, हर पॉइंट एक एरिया की तरह काम करेगा। हर पॉइंट से एक लाइन ऊपर उठ रही है, वो कॉलम की तरह काम करेगी। और जब नंबर ऑफ कॉलम्स इनफाइनाइट हो जाएंगे तो एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तभी ये समीशन क्या है, इंटीग्रेशन बदल जाता है। तो फाइनली ये रहा कि जो डबल इंटीग्रल दे रखा था आपको, डबल इंटीग्रल कौन सा, ये डबल इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स बाई डी ए ओवर द रीजन ए, ये समीशन दे रखा था। समीशन किसको व्यक्त कर रहा है, नीचे जो रीजन ए है उसके हर पॉइंट से एक कॉलम ऊपर उठ रहा है, वो एक बॉल, वो सिलेंडर की तरह काम कर रहा है। और सारे चूंकि नंबर ऑफ सेक्शन टेंड्स टू इनफाइनाइट हो गए, तो वो हर पॉइंट से जब वो कॉलम जा रहे हैं तो सारे कॉलम मिलके वो पूरा सिलेंडर बन गया। तो सिलेंडर के आयतन को व्यक्त कर रहा है। तो इस तरह से ये आपके डबल इंटीग्रल की ज्योमेट्रिकल मीनिंग रही। इसकी सहायता से ही अपन क्या करेंगे, इसको अपन कैलकुलेशन, डबल इंटीग्रल कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी प्रोसेस करेंगे। रिपीटेड और इटरेटेड इंटीग्रल्स, पुनरावृत्त या क्रमिक समाकलन। तो देखते हैं रिपीटेड इंटीग्रल से क्या मतलब है। इंटीग्रेशन क्या है, समीशन ही है। तो जो अपन अभी आप पढ़ रहे थे डबल इंटीग्रल की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, तो उसकी सहायता से ही अपन डबल इंटीग्रल को कैलकुलेट करने की प्रोसेस देखते हैं। जो परिभाषा है उससे तो कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल होता है। तो जो अभी अपन ने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखा उसकी सहायता से देखते हैं। ये एक्स वाई प्लेन हो गया, और इसमें ये डबल इंटीग्रल जो लिख लेते हैं, डबल इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स बाई डी ए ओवर द रीजन ए। तो ये क्या है, रीजन ए दे रखा है। इस रीजन ए की विशेष प्रॉपर्टी है कि इसको अगर एक्स अक्ष के पैरेलल लाइन खींचें और वाई एक्स के पैरेलल लाइन खींचें तो वो इस एरिया को ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉइंट पर मिलेगी। जैसे देखें, आप एक्स अक्ष के समांतर लाइन खींचते हैं, ये लाइन हो गई, ये है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉइंट पर मिल रही हैं। इसी तरह से वाई एक्स के समांतर लाइन ले लें आप, ये भी इसको मैक्सिमम 2 पॉइंट पर मिलेंगी। और अगर टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दें तब ये टेंजेंट लाइन लेते हैं। देखिए नीचे जो टेंजेंट लाइन आएगी वो देखते हैं, ये नीचे टेंजेंट लाइन हो गई, ये 1 पॉइंट पर मिलेगी। ऊपर वाली टेंजेंट लाइन ये रही। इसी तरह से इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन ये रही, ये वाई एक्सिस के पैरेलल हो गई 2 टेंजेंट लाइन। अब ये जो टेंजेंट लाइन मिल रही है उन पॉइंट्स को अपन नेम लिख लेते हैं। माना ये पॉइंट तो है ए बी, ये लिख लेते हैं ई, ये वाला पॉइंट लिख लेते हैं एफ, और ये वाला पॉइंट लिख लेते हैं जी, और ये वाला पॉइंट लिख लेते हैं एच। तो सारे जो टेंजेंट वाई एक्स के समांतर जो स्पर्शियाँ हैं वो पूरे रीजन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही हैं। 2 पार्ट में कैसे, देखो एक तो नीचे वाला ऐसा ले लेते हैं, यहाँ से ई से लेके ई एफ और ये जी, एक पार्ट तो ये हो गया, नीचे वाली बाउंड्री हो गई। और एक पार्ट ऊपर वाली बाउंड्री ले लेते हैं। इसी तरह से ऊपर वाली बाउंड्री ये रही ई एच जी, ये 2 बाउंड्री हो गई आपकी। तो ये 2 पैरेलल, और इसी तरह से एक्स अक्ष के समांतर रेखाएं वो भी बाद में ले लेंगे। अपन क्या है कि फलन एफ एक्स वाई को इस रीजन ए पर डबल इंटीग्रेट करना है। तो अपन ऐसा करते हैं, जो अभी सिलेंडर बना रहे थे उसकी बात करते हैं। पहले आपने सिलेंडर लिया था, ये जैसे ये तो आपकी जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है। और ऊपर वाली सतह कौन सी थी, ऊपर वाली सतह ये रही जो जेड इक्वल टू एफ एक्स वाई वाली है। ये ऊपर वाली सतह हो गई, इसकी इक्वेशन है जेड इक्वल टू एफ एक्स वाई। नीचे जो एरिया था अपने पास ए, वो ये रहा। अब अपन ऐसा करते हैं, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर एक प्लेन लेते हैं। ये प्लेन लिया आपने एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, और इसकी इक्वेशन क्या है, एक्स इक्वल टू एक्स के है। और ये पॉइंट यहाँ कहाँ मिल रहा है, पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है। ये एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन ले लिया आपने। अब ये प्लेन यहाँ से देखते हैं, यहाँ से जब उठाएंगे इसको,
P और Q से अपन ऊपर ले लेते हैं। ये जो समतल है, ऊपर वाली जो सतह है, मान लिया और सतह को मिलता है ये S और T पर, तो ये इस तरह से जाएगा, ये S और ये T। तो फाइनली ये वाला जो प्लेन बना, ये प्लेन कौन सा बना? ये प्लेन जो अभी पहले सिलेंडर की बात कर रहे थे, सिलेंडर बन रहा है, उस सिलेंडर को का क्रॉस सेक्शन हो गया, ये प्लेन हो गया सारा। P और Q के कोऑर्डिनेट्स भी लिख लेते हैं अपन। P पॉइंट कोऑर्डिनेट्स हैं, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए xk, y1, और इसी तरह से Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए xk, y2। अब जो ये क्रॉस सेक्शन वाला एरिया बन गया PQST, अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो PQST का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? समतल परिच्छेद, समतल परिच्छेद कौन सा? क्रॉस सेक्शन। क्या नाम दिया है उसका? नाम देखें आप, PQST का क्षेत्रफल। ये आप जानते हैं, तो पहले से जानते हैं, कर्व ऊपर y बराबर fx दे रखा हो और नीचे x एक्स जो, तो उससे घिरा हुआ क्षेत्रफल कितना होता है? इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, लिमिट लेफ्ट साइड से राइट साइड तक लिमिट लगा देते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ, अब ऊपर कौन सा था? इस कर्व की इक्वेशन निकालें आप, इसकी TS, इसकी इक्वेशन क्या आएगी? यहाँ से x बराबर k प्लेन लिया है आपने, x बराबर k किसके? x अक्ष के परपेंडिकुलर प्लेन है, तो यहाँ x बराबर k रख देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा? z बराबर f ऑफ x k, y, ये आ गया। तो इसका एरिया निकालने के लिए ऊपर तो आएगा f ऑफ x k, y, डेफिनेटली x तो कांस्टेंट है, और dy, y का मान कहाँ जाएगा? इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। यहाँ पे y का मान आपका y1 दे रखा है, y1, और यहाँ y का मान y2 दे दिया। निश्चित रूप से ये xk पर वैल्यू है, ये भी xk पर वैल्यू है, ये आया। अब यहाँ क्या है? x तो कांस्टेंट है, और जो y के रेस्पेक्ट में कर रहे थे ये dy y एक्सिस के पैरेलल है। दोबारा से देखें क्या है, ऊपर जो सतह दे रखी है, ऊपर तो सतह कौन सी आपकी? z इक्वल टू fx/y है, और नीचे रीजन a दे रखा है। उस a रीजन को काटने वाला एक समतल लिया जो x एक्सिस के परपेंडिकुलर है। x एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन की इक्वेशन लिख ली, x बराबर k। तो यहाँ जब x बराबर k रखेंगे, मान लिया y का मान x बराबर xk, तो y का मान y1 है और यहाँ y का मान y2 है। और ये आपका जो ब्लू दिखाई दे रहा है, ये समतल है। ये समतल जो अभी अपन ने सिलेंडर बनाया था व्याख्या करते समय, सिलेंडर कौन सा? आधार A, और उसकी आधार A से ऊपर उठा दिया कॉलम सारे, और वो कॉलम इस z इक्वल टू fx/y समतल तक गए, ऊपर सतह तक गए। तो उसको ये समतल काट रहा है, समतल काट रहा है, तो एक सतह बनेगी, एक प्लेन हो गया, समतल हो गया। तो समतल का क्षेत्रफल कितना होगा? समतल का क्षेत्रफल हो गया इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ xk, y dy बाई वेरीज फ्रॉम y1 टू y2। तो निश्चित रूप से क्या आएगा? निश्चित रूप से ये x का फंक्शन आएगा, x का फंक्शन आएगा। ये तो एक समतल हुआ, ऐसे ही अलग अलग अपन ले लें समतल, यहाँ से x अक्ष के परपेंडिकुलर समतल लेते जाएंगे, तो सारे समतलों को मिला देंगे तो वो आयतन जुड़ जाएगा। जैसे आप देखें, लाइन है, लाइन को जोड़ना होता है, तो लाइन का अगर यहाँ से यहाँ तक लंबाई लेनी है तो क्या करते हैं अपन? पॉइंट 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 जोड़ते जाते हैं, लाइन बन जाती है। फिर अगर लाइन के ऊपर लाइन, लाइन के साथ ये लाइन बनते जाएं ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा? एक पृष्ठ बन जाएगा, पेपर। और पेपर के ऊपर पेपर की डायमेंशन, मोटाई, मोटाई तो अपन नेग्लिजिबल लेते हैं, लेकिन एक पृष्ठ के ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा रखते जाते हैं, तो कोई भी बुक है, बुक बन जाती है, मोटाई उसकी निश्चित रूप से होती है। तो ऐसा ही यहाँ है आपका, ये क्रॉस सेक्शन वाला जो एरिया है, इस एरिया को, सारे एरिया को जोड़ दें अपन, सारे एरिया को जोड़ दें, और कहाँ से कहाँ तक? जो पीछे वाली लाइन चल रही है, पीछे वाली लाइन कौन सी है अपने पास? ये वाली, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारे क्रॉस सेक्शन को जोड़ देंगे तो सिलेंडर का आयतन आ गया। तो ये तो अपने पास ये आया। अब अपन लिख देते हैं, अब मान लेते हैं, माना ये किसके बराबर हो गया? ये तो आपका fx हो गया। x का फंक्शन आएगा निश्चित रूप से इंटीग्रेशन ऑफ fx/y। पहले तो एक समतल के लिए ले रहे थे, अब जनरल लिख दिया, ये x के की बजाय x लिख दिया, dy और लिमिट y1 टू y2, ये आ गया।
अब माना ये एफ एक्स है। अब इस प्रकार के सभी समतलों को जोड़ने पर वो क्या आ जाएगा, आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। और वॉल्यूम कितना आ जाएगा, इसका फिर इंटीग्रेट कर देते हैं अपन। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। कहाँ से कहाँ तक करेंगे, जो एक्स एक्सेस ये जो लाइन जा रही थी एक्स एक्सेस के पैरेलल, ये एक्स बराबर ए और एक्स बराबर बी। एक्स बराबर ए और बी कौन सी है, जो ये लाइन थी, ये इस तरह से एक्स एक्सिस की लंबत, ये तो एक्स बराबर ए लाइन हो गई और ये एक्स बराबर बी लाइन हो गई। और ये जो अपन ने बाई 1 बाई 2 बनाई थी वो नीचे वाली बाउंड्री और ऊपर वाली बाउंड्री हो जाएगी। तो इस तरह से ये ए से बी तक हो गया। और दोबारा से लिख देते हैं इसको, ये दोबारा से लिखेंगे तो ये बाहर वाला इंटीग्रल तो छोड़ दिया, एफ एक्स को लिख दिया आपने एफ ऑफ एक्स बाई डी वाई, और ये डी एक्स, वहाँ तो थी लिमिट y1 से y2 और यहाँ लिमिट हो गई a टू b। तो इस तरह से सारा डबल इंटीग्रल किसके हो गया, ये ब्रैकेट हटा देते हैं, एफ एक्स बाई डी एक्स डी बाई, और y वेरीज फ्रॉम y1 टू y2 और x वेरीज फ्रॉम a टू b। तो इस तरह से ये जो इंटीग्रल आया पूरे वॉल्यूम को व्यक्त करेगा। तो फाइनली ये हुआ फिर इस प्रकार, जो पहले रीजन बनाया था, दिए फलन एफ एक्स बाई का समाकलन क्षेत्र ए पर द्विसमाकल किसके बराबर हो गया, ये था अपने पास एफ एक्स कॉमा बाई डी ए ओवर द रीजन ए, ये बराबर हो गया डबल इंटीग्रल एफ एक्स बाई, मतलब पहले आप एक्स बाई के सापेक्ष इंटीग्रल कर देंगे और फिर ये बाई बराबर बाई 1 और यहाँ बाई 2 और ये ए से बी, ये इसके बराबर रहा। और देख सकते हैं, मैं रीजन को दोबारा बना दूंगा, आपका ये रीजन है। ये पहले आपने क्या किया था, बाई एक्स के समांतर ली थी और एक्स एक्स के समांतर ली थी। तो एक तो अपने पास ये लाइन थी x इक्वल टू ए, और ये वाली लाइन है आपके पास x इक्वल टू बी, और बाई बराबर जो अपन बाई 1 की बात कर रहे थे उसको दोबारा वो रीजन ये नीचे आ गया आपका, ये आ गया, और ऊपर वाली लाइन ले ली फिर आपने बाउंड्री। तो नीचे वाली जो लाइन है ये तो इक्वेशन हो गई y बराबर f1x और ऊपर वाली लाइन हो गई y बराबर f2x। तो यहाँ लिमिट किस तरह से जाएंगी, जो y1 लिखा है उसको दोबारा मैं मॉडिफाई कर दूँ, ये y बराबर कितना हो गया, y बराबर f1x आ गया, और ये y बराबर f2x, यानी कि जो डबल इंटीग्रल था उसको दो लाइन इंटीग्रल की रिपीटेड इंटीग्रल की फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया। और अगर ये ही इसको अपन रीजन को दोबारा से देखें, ये रीजन अपने जो बनाया था, जो पॉइंट लिखे थे उनको इस तरह से ले लें आप, ये वाला और ये वाला, ये कौन सी थी, बाई बराबर सी और ये बाई बराबर डी। तो इसको जब लेंगे तो ये लेफ्ट हैंड वाला कर्व, ये तो ले लेंगे अपन x बराबर, अभी लिख देते हैं x बराबर एक फंक्शन ले देंगे और ये दूसरा। तो इधर तो हो जाएगा x बराबर फंक्शन ऑफ y और इधर हो जाएगा दूसरा x बराबर अनदर फंक्शन ऑफ y। अब ये डबल इंटीग्रल किसके बराबर हो जाएगा, इस प्रकार या इसी प्रकार। पहले तो अपन ने क्या किया, इस तरह से लाइन ड्रॉ कर ली थी आपने, नीचे से लेके ऊपर वाली लाइन। तो y का मान नीचे वाले कर्व से ऊपर वाले कर्व तक चला गया था और x का मान लेफ्ट हैंड बाउंड्री से राइट हैंड बाउंड्री तक आ गया था। इसी प्रकार अपन लिख सकते हैं डबल इंटीग्रेशन f ऑफ x बाई डी ए ओवर द रीजन ए। इसको कैसे लिख लेंगे,
अब ये रिपीटेड इंटीग्रल ले दिए आपने, तो फंक्शन तो वही रहेगा एफ ऑफ एक्स बाई, अब पहले डी वाई डी एक्स लिखा था, वो डी एक्स डी वाई लिखा था, अब डी वाई डी एक्स लिख देते हैं। एक्स की वैल्यू जाएगी आपकी फंक्शन ऑफ वाई से फाई 1 से लेके फाई 2 वाई तक, और वाई की वैल्यू जाएगी सी से लेके डी तक। अब यहाँ कैसा होगा, लेफ्ट हैंड वाले कर्व से राइट हैंड वाले कर्व तक जाएगी, यानी कि जो बेलन बना था उसको अपन ने डिवाइड किया कैसे, क्रॉस सेक्शन से, और सारे क्रॉस सेक्शन के एरिया लिए और सारे एरिया को जोड़ दिया, और सारे एरिया को जोड़ दिया तो क्या बन गया, वो वॉल्यूम बन गया। तो इस तरह से अपन डबल इंटीग्रल को अपन सिंगल इंटीग्रल की सहायता से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये रहा। तो इस प्रकार ये डबल इंटीग्रल के थ्योरेटिकल पोर्शन की बात रही। अब इस पर न्यूमेरिकल कैसे करते हैं, लिमिट दे रखी है वो तो आपने देख ही लिए। अब लिमिट नहीं दे रखी हो, सिर्फ समाकलन क्षेत्र दे रखा हो, तो उसकी सीमाएं कैसे ज्ञात करते हैं, और उन पर आधारित क्वेश्चंस अगली क्लास में लेते हैं। फिर सब आज इतना ही। सभी को नमस्कार।